राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे एक लड़की की अनोखी प्रेम कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल अपनी संस्कृति वन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। एक गांव में दो परिवार रहते थे। दोनों पड़ोसी कम और एक परिवार ज्यादा लगते थे। उन्हें देखकर लोग सोच में पड़ जाते थे कि इतना प्यार तो शायद सगे भाइयों में भी नहीं होता। लेकिन दोनों परिवारों में बहुत प्रेम था। दोनों एक गोत्र के भी नहीं थे, फिर भी उनमें आपसी प्रेम देखकर लोगों को सोचने पर मजबूर कर देता था। किशन और राधा दोनों परिवारों के बच्चे थे। दोनों के लिए दो घर थे, लेकिन दोनों के लिए घर एक ही था। दोनों परिवार बच्चों को बहुत प्रेम देते थे। आज किशन के खेत की बुआई की बारी थी, तो किशन की माँ और राधा की माँ, राधा के बाबा सब सारे खेत के काम में जुटे हुए थे। 6 साल का किशन था और उससे 1 साल छोटी राधा। वे दोनों खेत के किनारे पर पेड़ की छाया में बैठे अपने दूल्हा दुल्हन की शादी की रस्मों की तैयारी कर रहे थे। सारी तैयारी लगभग हो चुकी थी। फेरों के लिए वेदी भी तैयार थी। दूल्हा दुल्हन रंग बिरंगे कपड़ों की कतरन से सजे संवरे तैयार थे। पतले पतले छोटे छोटे पत्थर इंसान की शकल में बाराती घराती बने विवाह समारोह की शोभा बढ़ा रहे थे। पत्थर से तरासे गए पंडित जी ने भी स्थान ग्रहण कर लिया था और दूल्हा दुल्हन को वेदी में लाने को कहा और दोनों ले आए अपने अपने दूल्हा दुल्हन को। शुरू हो गई दूल्हा दुल्हन को फेरे डलवाने की रस्म। ऐसे मौके पर दोनों पक्षों में हल्की फुल्की मजाक छीटा कसी होनी लाजमी थी। ये तो रिवाज ही था। पर ये क्या, वधू पक्ष वालों ने जब दूल्हे की सूरत को लेकर उनकी ज्यादा टांग खींच दी तो उनसे सहा नहीं गया। फिर वर पक्ष वालों ने दूल्हे की तौहीन सुनकर जो उन्होंने दुल्हन की नाक नक्श पर छीटा कसी कर दी। यह बात राधा सहन नहीं कर पाई और अपनी दुल्हन की बेइज्जती पर भिड़ गई किशन से। पता नहीं किशन का पांव कैसे फिसला, गिर गया जमीन पर और पत्थर से टकरा गया। उसका माथे से खून बहने लगा। किशन के माथे से खून बहता देखकर राधा घबरा कर जोर जोर से रोने लगी। राधा के रोने की आवाज सुनकर सारे घर वाले उनके पास पहुंच गए। किसी तरह किशन के माथे से बहते हुए खून को बंद किया। फिर जानी वजह क्या थी। राधा की माँ ने बैलों को हाँकने वाली छड़ी से कर दी राधा की अच्छे से धुनाई। फिर सारे उसे रोकते रहे, पर माँ का गुस्सा जो था ठंडा होने का नाम नहीं ले रहा था। राधा की पिटाई नहीं देखी गई किशन से तो बोला, चाची से लिपट कर रोते रोते, जानबूझकर थोड़ी ना गिराया था राधा ने मुझे, वो तो मेरा पांव फिसल गया था चाची। अब राधा की पिटाई रुक गई। थोड़ी देर बाद सब अपने काम में जुट गए। भले ही दुल्हन को ब्याहने आई किशन के दूल्हे की बारात को बिना दुल्हन के ही लौटना पड़ा था, पर दोनों के बाल मन में एक दूसरे के लिए पहले से भी ज्यादा प्यार उमड़ने लगा था। कुछ महीने बाद किशन का दाखिला पहली कक्षा में करा दिया गया और वह स्कूल जाने लगा। अब तो राधा घर में अकेली रह गई। उधर किशन को स्कूल में अच्छा नहीं लगता था राधा के बिना। वह इंतजार करता छुट्टी की घंटी बजने का, और राधा भी एकटक होकर रास्ते को देखती रहती। उसका बस चलता तो वो उसके स्कूल तक ही चली जाती, पर रास्ता जंगल से होकर जाता था। बस किशन का रास्ता देखती रहती। जैसे ही किशन नजर आता, राधा दौड़कर पहुंच जाती उसके पास और ले लेती उसके हाथ से उसकी तख्ती, और घर में पहुंचते दोनों का खेल शुरू हो जाता और तब तक चलता रहता जब तक दोनों एक दूसरे को रुला नहीं देते। और बस इसी तरह चल रहा था और पूरा 1 साल बीत गया। राधा को अब किशन का इंतजार नहीं करना पड़ता था, क्योंकि किशन को छुट्टी की घंटी बजने का इंतजार रहता था। राधा ने नए साल में स्कूल जाना शुरू कर दिया था। दोनों अब साथ साथ जाते, साथ साथ आते, खेलते, लड़ते, झगड़ते। हाँ, अब राधा भी अपनी तख्ती और किताब लेकर बैठ जाती थी।
जो किशन के साथ। देखते ही देखते समय गुजरने लगा। किशन 5वीं में और राधा 4थी कक्षा में चली गई। अब तो लोग उनके परिवार की तरह उन दोनों की दोस्ती की भी मिसाल देने लगे। राधा तो भिड़ जाती थी अपने से बड़े उम्र के बच्चों से। जब कभी बच्चों की लड़ाई में किशन का पलड़ा कमजोर देखती, घर में कुछ भी खाने की कोई चीज आए, एक दूसरे के लिए वो दोनों जरूर रख लेते थे। सालाना परीक्षा भी हो गई और दोनों अब अगली क्लास में भी चले गए। इस बार किशन के पिताजी अपने परिवार को अपने साथ शहर में ले जाने के लिए आ गए। अब वे किशन की आगे की पढ़ाई वहीं अपने पास शहर में करवाना चाहते थे। किशन को भी इस बारे में बता दिया गया। किशन अपनी माँ के साथ पापा के पास शहर में रह रहा था, पर तब भी उसकी उम्र यही कोई 1-1.5 साल होगी। उसे तो शहर की कुछ याद भी नहीं थी, पर उसने शहर के बारे में अपने माँ और पापा से खूब सुन रखा था। वह सोचकर ही रोमांचित हो उठा था कि यह सब उसे वहां देखने को मिलेगा, पर दूसरे ही पल उसे याद आ जाती राधा, जो वह मायूस हो जाता, दुखी हो जाता। राधा को भी किशन के अपने पापा के साथ शहर ले जाने की खबर लग चुकी थी और राधा उदास हो गई कि किशन के बिना वो कैसे रहेगी। उसे उदास देखकर पूछ लिया राधा की माँ ने, क्या हुआ है राधा? किशन जा रहा है ना, इसलिए उदास है? अरे उसे तो बहुत पढ़ना है, एक दिन तो उसे बड़ी पढ़ाई के लिए जाना ही है। तो राधा कहने लगी, मुझे नहीं करनी बड़ी पढ़ाई, क्या मैं नहीं जाऊंगी उसी की तरह शहर में। बोल पड़ी माँ से, समझा दिया उसे माँ ने। राधा कितना समझ पाती पता नहीं। राधा अपने आंगन में चुपचाप बैठी थी, तभी आ गया किशन। आते ही बोल पड़ा, राधा मेरे पापा हमें अपने साथ शहर ले जाएंगे। पापा माँ से कह रहे थे गांव में नहीं हो पाएगी मेरी पढ़ाई। अरे कर तो रहे हैं हम पढ़ाई, जो राधा कहने लगी। बिना पढ़े ही 5वीं ऐसे ही पास कर ली। माँ को तो शहर बिल्कुल पसंद नहीं है, किशन कहने लगा। उसने भी पापा को बोला, गांव के स्कूल के बच्चे आगे नहीं निकलते क्या? मेरी माँ ने पापा को बोला, तुम भी तो गांव में पढ़ रही हो राधा। पता है पापा क्या बोले? अब समय बदल चुका है, अच्छी नौकरी के लिए शहर के स्कूल में पढ़ना जरूरी है। राधा मेरा तो जाने का दिल नहीं कर रहा, तू अकेले हो जाएगी। मेरे लिए तूने बच्चों से झगड़ा भी मोल ले रखा है, अब तेरे को अकेला समझकर वो बच्चे परेशान करेंगे। कहते कहते किशन चुप हो गया। राधा बोली, ठीक ही तो कह रहे हैं चाचा, मेरे बाबा भी तो बोल रहे थे किशन को अपने पापा की तरह बड़ा आदमी बनना है तो उसे शहर में पढ़ाई के लिए जाना पड़ेगा। उसके पापा भी तो गए थे शहर में पढ़ने, मेरे को देख ले, नहीं पढ़ पाया ना 5वीं से आगे। मेरे माँ बाबा भी तो चाहते थे कि मैं खूब पढ़ूं, पर तब 5वीं से आगे स्कूल कहाँ था। यहाँ अब तू ही देख ले मेरे बाबा को और चाचा को, तू जा वहाँ खूब पढ़ना, बड़ा आदमी बन जाएगा, हमें भी तो अच्छा लगेगा। मेरे बारे में मत सोच किशन, मैं निपट लूंगी बच्चों से। कहते कहते राधा चुप हो गई। पता नहीं इतनी छोटी राधा को इतनी समझ कहाँ से आ गई। किशन की शहर जाने की तैयारी शुरू हो गई। कल सुबह ही जाना था उसे और वह बोला, माँ अपनी कॉपी किताब बस्ता राधा को दे दूं क्या? आप ही तो खरीदते थे उसके लिए सब कुछ, अब कौन लेगा उसके लिए? उसके बाबा नौकरी थोड़ी करते हैं माँ। पापा जो उसकी बात सुन रहे थे बोल पड़े, हाँ हाँ किशन, वैसे भी वहाँ तो तुम्हारी सारी किताब कॉपियाँ नहीं लेनी है। किशन खुश हो गया। देर नहीं की उसने बस्ता भरने में। बस्ता लेकर पहुंच गया राधा के घर, पकड़ा दिया बस्ता राधा को। खुश हो गई राधा बस्ते को खोलकर और कहने लगी, पर ये क्या? किशन की शहर जाने की बात याद करके उसके चेहरे की खुशी गायब हो गई। सुबह जल्दी शहर जाने के लिए तैयार हो गए थे किशन और किशन के बाबा माँ। बस पकड़ने के लिए 5 मील दूर जो जाना था, आ गए राधा के बाबा और माँ से विदा करने के लिए।
घर की देखभाल की ओर से निश्चित रहने को राधा के माँ और बाबा ने कहा। अब तो सारे चल पड़े। राधा की माँ ने सामान उठाया और आधे रास्ते तक उन्हें छोड़ने उनके साथ चल पड़ी। किशन ने पूछा, ताई राधा को नहीं उठाया? तो जो बोली, रात को बोल रही थी राधा किशन को छोड़ने जाऊंगी, मैंने इसलिए नहीं उठाया कि सोचा तुझे जाते देखकर कहीं राधा रोने ना लगे। अभी कुछ दूर चले थे कि दौड़ते दौड़ते पहुंच गई राधा उसके पास और बोली, माँ से झगड़ने लगी, क्यों नहीं उठाया मुझे? अब वे लोग काफी दूर तक आ चुके थे, उन्हें भी वापस आना था। राधा और किशन रास्ते भर न जाने क्या क्या बातें करते रहे। हाँ, झगड़ना यहाँ भी नहीं छोड़ा उन्होंने। अब सभी ने एक दूसरे से विदा ली। राधा और किशन ने एक दूसरे की ओर देखा, दोनों की आंखें नम थीं। किशन ने ताई के लिए पैसे चुपके से राधा को पकड़ा दिए जो ताई ने किशन को दिए थे। पैसे लौटाते हुए बोल पड़ी राधा, अरे रास्ते में कुछ खा लेना, मैं क्या करूंगी इनका, यहाँ कौन सी दुकान रखी है गांव में। किशन अपने माँ पापा के साथ बस पकड़ने के लिए चल पड़ा। राधा ने माँ से वहीं बड़े पत्थर पर बैठने को कहा और उन्हें तब तक जाते देखती रही जब तक कि वो लोग आंखों से ओझल नहीं हो गए। ऐसे ही देखते देखते 5 साल बीत गए। किशन ने अपनी 10वीं की बोर्ड परीक्षा देकर दूसरे सालों की तरह अपने मम्मी पापा के साथ गांव आया था। इस साल भी राधा के लिए कुछ लाया ही था। पकड़ा दिया राधा को लिफाफा। बिना देर किए खोल दिया राधा ने और देखकर खुश होकर बोल पड़ी, किशन तुझे कैसे पता चला कि मुझे यही चाहिए था? किशन बोला, याद कर राधा, जब हम दोनों मेले गए थे तो दुकान पर लाल पर्स देखकर रुक गई थी। पूछी तो थी तूने दुकानदार से उसकी कीमत, लेकिन कीमत सुनकर तेरा चेहरा उतर गया था। तेरे पास कहाँ थे इतने पैसे राधा? तेरे मना करने के बाद भी मैंने अपने सारे पैसे उड़ा दिए था। कितना कोस रहा था मैं अपने आप को तेरी बात ना मानने के लिए। उसके बाद तो मैंने कभी तेरे पास पर्स देखा ही नहीं। मार्केट गया था माँ के साथ, पड़ गई इस लाल रंग के पर्स पर नजर मेरी। जेब खर्च के पैसे जो बचा कर रखे थे पकड़ा दिए मम्मी को। हाँ, पैसे पूरे नहीं थे, मम्मी से भी मिलवा लिए और खरीदवा लिया यह लाल पर्स। मम्मी कितना हंसी थी जब मैंने यह सब करने को कहा था। राधा कहने लगी, किशन तुझे सब याद है, मुझे तो कुछ भी याद नहीं। लगता है तू पुरानी बातें याद करता रहता है। बोल पड़ी मन ही मन। सोचने लगी, कभी भूलता है भला बचपन की बातें। पिछले साल गई तो थी मेले में माँ के साथ, पर कीमत सुनकर तो मेरे कान ही फट गए थे। पर्स को न जाने कितनी बार टटोलती रही थी। दोनों में गांव स्कूल की बातें होती रहीं। किशन की स्कूल की छुट्टियां भी खत्म होने को थी। आ गए उसके पापा उसे और उसकी मम्मी को ले जाने के लिए। किशन को फिर कल शहर जाना था। सुबह होते ही वे लोग सबसे मिलकर चल पड़े। राधा भी मिलने आ गई। हाँ, अब उसे कोई नहीं बताता था कि वे लोग जाने वाले हैं। अब तक वही अपने माँ बाबा को उनके आने जाने की याद दिलाती थी। इस बार तो किशन पूरे 2 साल में गांव आया था नहीं, भेजा था उसके पापा ने, क्योंकि 12वीं की परीक्षा में अच्छे अंक जो लाने थे। राधा की पढ़ाई तो 8वीं के बाद ही छूट गई थी। एक तो गांव में स्कूल ही 8वीं तक का था, दूसरा दूर के स्कूल में हिम्मत करके भेजते भी तो बाबा राधा का खर्च उठा नहीं पाते। समय का पहिया किसी का इंतजार नहीं करता, वह तो अपनी तेजी से घूमता रहता है। किशन ने भी अपनी 12वीं अच्छे नंबरों से पास करके आगे इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए नामी गिरामी कॉलेज में दाखिला ले लिया था। इन 2 सालों में ना ही उसके माँ पापा का गांव में आना जाना हो पाया। इधर राधा गांव में अपने माँ बाबा के साथ में खेती बाड़ी के कामों में हाथ बटाती। राधा का कोई दिन ऐसा नहीं रहता था
जब वह किशन को याद ना करती हो। अब राधा के माँ बाबा को राधा के विवाह की चिंता सताने लगी। गरीब की बेटी जो थी, लड़का अभी से देखना शुरू करेंगे तभी तो कहीं बात बनेगी, वरना रिश्ते मिलने आसान नहीं होता। हर कोई लड़की के गुण रंग रूप से पहले घर बार देखता है। बाबा की मेहनत रंग लाई। पंडित जी दरवाजे पर रिश्ता लेकर आ गए। राधा के माँ बाबा के लिए पंडित जी का उनके घर आना भगवान के आने से कम नहीं था। आदर सत्कार में कोई कमी नहीं रखी। बीच बीच में राधा की माँ लड़के और घर बार के बारे में जानने के लिए व्याकुल दिखाई देती, पर राधा के बाबा उसे पहले पंडित जी का आतिथ्य सत्कार करने को कहकर टोक देते। आदर सत्कार के बाद हो गया बातों का सिलसिला शुरू। बहुत भाग दौड़ करने के बाद पंडित जी कहने लगे, यह रिश्ता मिला है जी। घर बार हैसियत में आसपास के इलाके में 20 ही हैं, पर 19 नहीं। तुम्हारी बेटी राज करेगी, राज। मैंने भी उनसे कुछ नहीं छुपाया, साफ साफ बता दिया कि लड़की वाले गरीब जरूर हैं, पर खानदानी लोग हैं। उससे भी ज्यादा इतने गुणों वाली लड़की आज के समय में मिलना असंभव है। तुम्हारे घर को स्वर्ग बनाकर रखेगी, लड़की बड़ी गुणवान है। यह कहकर पंडित जी थोड़ा रुक गए। शायद आगे जो कहने वाले थे उसके लिए सोच रहे थे। अभी और कुछ भूमिका बनानी पड़ेगी या असली बात पर आया जाए। राधा के माँ बाबा पंडित जी की बात को बड़ी उत्सुकता से सुन रहे थे। अब तक जो भी पंडित जी ने बताया उसे सुनकर तो उसके माँ बाबा बेटी के भाग्य की सराहना करते नहीं थक रहे थे, पर पता नहीं क्यों मन में विचार आने में देर नहीं लगी। इतने अमीर लोग हैं और न जाने क्या क्या, इसलिए उनकी भी उत्सुकता बढ़ने लगी। उनके चेहरे को शायद पंडित जी ने पढ़ लिया। वे कुछ आगे पूछते इससे पहले ही पंडित जी ने बताना शुरू कर दिया। देखिए, घर बार धन दौलत रुतबा में कोई कमी नहीं है, वो तो बता ही दिया है। बस थोड़ी सी कमी है, यही कि लड़के की उम्र कुछ ज्यादा तो नहीं, लगभग 40 बरस के आसपास है। हाँ, 2 लड़कियां भी हैं, एक 8 साल की और दूसरी कोई 6 साल की है। पिछले ही महीने स्वर्गवास हुआ है उनकी माँ का। लड़का तो दूसरी शादी के लिए राजी नहीं था, पर बच्चों का वास्ता देकर किसी तरह से मना लिया। देखो जी, लड़कियां तो शादी के बाद अपने घरों को चली जाएंगी, आगे तो सब बिटिया और उसकी संतान का ही होगा। अब आप सोच विचार कर लो। मेरे को तो रिश्ता ठीक लगा, इसलिए उन्हें मना भी लिया है। राधा के बाबा ने भी जल्दी ही अपनी राय बताने को कहकर पंडित जी का आभार व्यक्त किया और एक बार उन्हें उनकी राय जल्दी बताने को कहकर पंडित जी को विदा किया। राधा की माँ, राधा के बाबा बोले, मुझे तो रिश्ता ठीक नहीं लग रहा। अरे अमीर है तो क्या, रुपयों से थोड़ी ना शादी करनी है। 20 साल बड़ा होगा अपनी राधा से, 2 बेटियां भी हैं। उन बेचारियों के भाग्य पर भी तरस आ रहा है, पर भगवान पर किसका वश चलता है। पर क्या करें, उम्र को देखकर बिल्कुल दिल नहीं मान रहा। राधा की माँ कहने लगी, कौन सा ठीक लग रहा है रिश्ता, मुझे भी 5-10 साल का अंतर होता तो मना लेते दिल को। पर मैं भी सोचती हूँ राधा के बाबा, घर चलकर आए रिश्ते को कैसे मना कर दें। क्या भरोसा कल कोई इससे अच्छा रिश्ता ही आए, और अगर आ भी गया तो आसान है शादी के लिए पैसे जुटाना क्या। अरे जैसे भी रहेगी, खाने और लत्ते कपड़े की कमी तो नहीं रहेगी ना। यह सब कहकर राधा की माँ ने संशय में डाल दिया। राधा जो बाहर कमरे में सुन रही थी, उसने सारी बातें सुनी और अपने कमरे में आकर बिस्तर पर औंधे मुंह लौटकर अपने भाग्य पर आंसू बहाने लगी। इस बार पूरे 2 साल बाद आया था किशन अपनी माँ के साथ। गांव आते ही उसकी नजरें राधा को ढूंढने लगी।
माँ घर जो बंद पड़ा था उसे व्यवस्थित करने लग गई। राधा की माँ को भी उनके आने का पता लग चुका था, इसलिए राधा की माँ भी उनके घर आ गई और किशन की माँ का हाथ बटाने लगे। किशन ने देख लिया राधा को, जो अभी ही जंगल से घास लेकर तो लौटी थी। देर नहीं कि उसने उसके पास पहुंचने में। बोल पड़ा किशन, कैसी हो राधा? मैं तो कब से तेरी रास्ता देख रहा हूँ। अरे देखो तो सही, साड़ी में तू कितनी बड़ी लग रही है। मेरे को लग रहा है तुझे देखकर चाचा चाची तेरी शादी की बात जल्दी शुरू ना कर दे। बताऊं, तू सलवार कमीज ही पहना कर रहा था, उसमें मुझे तू बहुत अच्छी लगती है। राधा किशन की बातें चुपचाप सुनती रही। शादी की बात सुनकर नहीं रोक पाई वो अपने आंसू। किशन उससे कुछ पूछता उससे पहले वह घर के अंदर चली गई। किशन भी बुझे मन से अपने घर की ओर चल पड़ा। अब तो राधा पहले वाली नहीं रही, पूरी जवान लड़की हो गई थी। पहचान नहीं पाओगे तुम उसे। पता नहीं क्यों गरीब की बेटी भी समय से पहले बड़ी लगने लगती है। कुदरत को भी इनके माँ बाप को चिंता में डालने में खुशी होती होगी। बातों का सिलसिला शुरू करते हुए बोल पड़ी राधा की माँ। बातें करते करते राधा की शादी की चिंता से लेकर उसके रिश्ते की बात तक पहुंच गई। बता दी राधा के रिश्ते वाली बात राधा की माँ ने। तब किशन की माँ बोली, दीदी बुरा मत मानना, शादी जैसी शुभ बात पर मैं यह सब कह रही हूँ। मुझे तो यह रिश्ता किसी तरह से जच नहीं रहा। कहाँ हमारी फूल सी राधा और कहाँ ये रिश्ता। अरे क्या कमी है राधा में, देखना उसके लिए अच्छा रिश्ता खुद चलकर आएगा। कहकर राधा के रिश्ते पर किशन की माँ ने अपनी राय दे डाली। किशन ने आकर चाची को राधा के आने की खबर दे दी, साथ में उसके बदले व्यवहार के बारे में भी जानना चाहा। चाची ने उसे कुछ नहीं बताया, पर उसे ही राधा से पूछने को कह दिया। साथ में यह भी कहलवा दिया कि राधा से कहना चाय नाश्ता बनाकर ले आए। किशन फिर पहुंच गया राधा के पास और दे दिया चाची का संदेशा। राधा, किशन कहने लगा, छोड़ दी स्कूल तूने, आगे क्यों नहीं पढ़ाई की? लगता है जिंदगी भर घास काटने, गाय भैंस का गोबर उठाने का विचार है। राधा चुपचाप उसकी बातें सुनती रही। काफी देर तक किशन उससे बातें करता रहा, पर शायद ही राधा ने हाँ हूं के अलावा कोई जवाब दिया हो। कुछ देर बाद राधा उन्हें चाय नाश्ता देकर चाची से मिलकर वापस अपने घर आ गई। माँ, किशन कहने लगा, राधा चुप चुप सी क्यों थी? जब मैंने उसके बारे में पूछा तो वो रो पड़ी। कुछ बात तो है माँ। तब किशन की माँ बोली, बात क्या होनी है किशन, अपनी शादी की बात को लेकर दुखी होगी राधा। किशन बोला, लेकिन उसने तो नहीं बताया माँ। फिर शादी अभी से? अरे मेरे साथ की तो है राधा। लड़का क्या करता है माँ? हमारे से 2-3 साल ही बड़ा होगा। उसे नहीं लगता होगा उसे अभी क्यों शादी करनी है। माँ ने फिर पूरी बात किशन को बता दी। किशन बोला, माँ ये तो ठीक नहीं हो रहा राधा के साथ, बेचारी बड़ी दुखी है। आप ही समझा दो ना चाचा चाची को, वे इस रिश्ते के लिए हाँ ना करें। किशन की माँ बोली, बेटा मैंने भी यही बात उसकी माँ से कही, एक बार फिर कहती हूँ, मुझे तो राधा के बारे में सोचकर बहुत दुख हो रहा है। किशन और उसकी माँ आपस में बातें कर ही रहे थे कि राधा उन्हें खाना खाने के लिए बुलाने आ गई। किशन राधा को देखते ही बोल पड़ा, राधा सुना है तो इस गांव में अब चंद दिनों की मेहमान है। देख हमें समय से बता देना, बाद में मत कहना हम तेरी शादी में नहीं आए। किशन की बातें उसे तीर की तरह चुभ रही थी। नहीं रुका गया राधा को वहां पर, वह जल्दी से वापस अपने घर की ओर चल पड़ी। तब किशन बोला, माँ देखा मेरी बात का कितना बुरा मान गई राधा, बेचारी रो रही थी। आपको चाचा चाची को इस रिश्ते के लिए मना करने के लिए राजी करना होगा। तो किशन की माँ बोली, बेटा राधा के बाबा से बात कर ली किशन की माँ ने, उन्होंने भी सब भगवान पर छोड़कर रिश्ते के लिए मना करने का मन बना लिया। रिश्ते की बात आगे न बढ़ने पर खुश हो गई राधा। किशन को भी राधा से कम खुशी नहीं हुई थी। राधा, किशन कहने लगा, एक बात सुन,
शादी के मामले में इस बार की तरह गूंगी मत रहना, कहीं ऐसा ना हो राधा ससुराल चली गई और हमें पता ही ना लगे। तब किशन की बात सुनकर राधा रो पड़ी। किशन बोला, अरे राधा मैं तो मजाक कर रहा हूँ, तो बोलती नहीं है ना कुछ, तो बोल दिया इसलिए कह दिया मैंने। देख तेरी शादी होगी ही जब हम आएंगे। राधा किशन की बात को कितना समझी पता नहीं, पर अब उसकी झिझक मिट चुकी थी। वह कहने लगी, अरे कृष्णा मेरी शादी होगी तब ना जब तुम आओगे, यही कह रहा है ना तू, यही कहना चाह रहा। याद है बचपन की बात जब हमारा दूल्हा दुल्हन को लेकर झगड़ा हो गया था? देख तेरे माथे पर निशान अभी भी साफ दिख रहा है। किशन ऐसा ना हो मैं इंतजार करती रहूं और बचपन का गुड्डे गुड्डी की शादी वाला खेल कहीं हमारी कहानी न बन जाए। हिम्मत जुटाकर बोल दी राधा ने अपने दिल की बात। किशन बोला, सच बताऊं मैं भी राधा तुझसे यही कहने वाला था। सुन एक बात मानेगी मेरी, तू पढ़ाई शुरू क्यों नहीं कर लेती? स्कूल नहीं जा सकती तो प्राइवेट तो कर ले, प्राइवेट भी लोग पढ़ते हैं। राधा बोली, अच्छा मैं समझ गई, तू बोलना चाहता है तो तू तो बहुत पढ़ा लिखा हो जाएगा और फिर मैं कम पढ़ी लिखी लड़की से क्यों शादी करेगा? तो कृष्णा बोला, अरे मेरा ये मतलब नहीं है पागल, तू सोच पढ़ना कोई गलत बात नहीं है। राधा कहने लगी, कोशिश करूंगी, और मुस्कुराकर किशन की ओर देखा और फिर अपने घर की ओर चल दी। राधा रात भर किशन के बारे में सोचती रही, ना जाने किशन के साथ जिंदगी बिताने के क्या क्या सपने देखती रही। आज किशन और उसकी मम्मी शहर के लिए निकल गए। राधा उन्हें आधे रास्ते तक छोड़कर आ गई। हाँ, मौका पाकर किशन को बचपन के गुड्डे गुड्डी की शादी वाला खेल याद कराना नहीं भूली थी, ताकि किशन को अपना वादा याद रहे। समय किसी का इंतजार नहीं करता। दिन महीने साल कैसे गुजर गए किसी को पता नहीं लगा सिवाय राधा के। किशन ने भी अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी कर ली थी। उसे मुंबई में एक मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छे पद पर नियुक्ति भी मिल गई। पूरे 5 साल हो गए थे उसे और उसके घर वालों को गांव आए। गांव में राधा उसका बाट देखती रही, उसका इंतजार करती रही। उसकी शादी की उम्र भी अब जाने लगी। रिश्ते आते जरूर, पर कुछ को जानकर माँ बाबा यही सोचते कि ऐसी शादी से बेटी अनब्याही रहे तो अच्छा है। हाँ, कभी कभी पंडित जी का 5 साल पहले वाला रिश्ता को ना करने के लिए अपने आप को जरूर कोसते। सोचते उन्होंने राधा की जो माँ की बात क्यों नहीं मानी उस समय। राधा को किशन के साथ गुजारे बचपन के दिन याद आ जाते। हर पल सोचने लगती, अरे बचपन में किसी को अकल होती है क्या शादी ब्याह की? अब पर दूसरे ही पल 5 साल पहले किशन की बात को याद करके अपने दिल को मनाने लगती। और किशन उससे तो बड़ा ही है। जब वो शादी का मतलब जानती थी तो किशन नहीं जानता होगा। अगर उसके लिए उसके दिल में प्यार नहीं होता तो उसे शादी की बात आने पर गूंगी बने रहने को क्यों कहता? उसी ने तो कहा था कि मेरी शादी होगी तब जब वो आएगा। पढ़ाई में समय नहीं मिल रहा होगा इसलिए मेरी तरह खाली थोड़ी बैठा होगा। यह सब सोचने के लिए राधा जो खुद ही अपने दिल को मनाती, सोचती किशन भी मुझे याद करता होगा या नहीं। किशन भी अपनी नौकरी को जवाबदारियों में इतना खो गया कि उसे अपने लिए समय निकालना मुश्किल हो जाता। अब तो उसके घर वालों को भी उसकी शादी की चिंता सताने लगी। राधा को अपने माँ बाबा की हालत देखी नहीं जाती थी। बाबा तो उसकी शादी की चिंता में आधा हो गए थे। राधा ने मन बना लिया किशन को चिट्ठी लिखने का। सोचा याद दिला दूं। हिम्मत कर दी राधा ने लिखने की। लिख भी ली। अब भेजे कहाँ? किशन का तो कोई पता नहीं था। तो चाचा चाची का सोचने लगी कि अगर चिट्ठी चाचा चाची ने पढ़ ली तो वो क्या सोचेंगे। दूसरे ही पल सोचने लगी, वे ऐसा नहीं करेंगे। बेटे की चिट्ठी क्यों पढ़ेंगे, भेज देंगे किशन के पास उसका पता लिखकर।
हो सकता किशन आया ही हो माँ के पास। माँ बाबा की चिंता लोक लाज पर भारी पड़ गई और कर दी चिट्ठी लेटर बॉक्स के हवाले। अब तो बस बाट जोहती रहती किशन की चिट्ठी का। एक तो गरीबी, दूसरा बेटी की शादी की चिंता झेल नहीं पाए राधा के माँ बाबा, और उसकी माँ को छोड़कर और राधा को छोड़कर उसके बाबा सदा सदा के लिए शादी की चिंता से मुक्त हो गए। अब तो घर का जो थोड़ा बहुत सहारा था उसे भी ईश्वर ने छीन लिया। शादी की चिंता जो बाबा को निगल गई थी, उस चिंता को पेट की चिंता ने छोटी कर दिया। किसी जान पहचान वाले की मदद से पास के कस्बे में एक एनजीओ में नौकरी मिल गई राधा को। घर की हालत भी सुधरने लगी। माँ के चेहरे पर कभी कभार खुशी देखने को मिल जाती, पर दूसरे ही पल बेटी की शादी की याद आते ही न जाने खुशी कहाँ गायब हो जाती। उनको देखकर तो यही लगता कि ना जाने खुशियों को गरीबों से इतना परहेज क्यों होता होगा। राधा की माँ ने अब सपने में अक्सर उसके बाबा आकर पूछ लेते उनका हाल। आज भी आ गए, राधा की माँ के सिराने बैठकर बोल पड़े, राधा की माँ बहुत मुश्किल हो रही होगी ना, तब मैंने तेरी बात क्यों नहीं मानी होगी। मेरे को भी तुम्हें इस हालत में छोड़कर ऊपर वाले ने क्यों बुलाया होगा। कुछ भी नहीं करता तो कम से कम 2 वक्त के खाने का इंतजाम तो कर देता। अब तुम कैसे गुजर कर रहे होगे, सोचकर रोना आ जाता है। और कहते कहते राधा के बाबा चुप हो गए। राधा के बाबा दुखी मत हो, राधा की माँ कहने लगी। राधा ने नौकरी करनी शुरू कर दी है। मेरे से बोल रही थी, माँ तुम बेकार की चिंता करती हो, शादी करना जरूरी है क्या। पता नहीं किस किस का नाम लेकर समझाने लगी। बोल रही थी बाबा होते तो पहली कमाई उनके हाथ में देती, कितना खुश होते बाबा। हमारी बेटी राधा बड़ी सयानी है, तुम्हारी राधा बहुत समझदार हो गई है। तुम राधा के बाबा बेकार में परेशान मत हुआ करो। माँ की बड़बड़ाने की आवाज से खुल गई राधा की नींद। आ गई अपनी माँ के पास और बोल पड़ी, माँ फिर सपना देख रही थी क्या। बाबा आए होंगे ना मेरे सपने में, क्यों नहीं आते होंगे, मैं दुखी ना हो जाऊं इसलिए ना। हाँ माँ क्या बोल रहे थे बाबा, बता दें उन्हें। मैंने नौकरी करनी शुरू कर दी, बता दिया, इसलिए वो चिंता ना करें। बाबा को याद करके रो पड़ी। माँ उसकी आंखों में आंसू देखकर रोक नहीं पाई और छोटी बच्ची की तरह जो लगा लिया राधा को सीने से और सुबकने लगी राधा अपने बाबा को याद करके। किशन अपने मम्मी पापा को मिलने आया हुआ था। कुछ ढूंढने के लिए खोल दी उसने अलमारी। कागजों के बीच में उसके नाम से चिट्ठी लिखी दिख गई उसे। जिज्ञासावश पढ़ने लगा। उसमें लिखा था, किशन कैसे हो तुम, चाचा चाची कैसे हैं, कितने साल हो गए तुम्हें मिले, कितना और इंतजार करवाओगे, मेरी याद आती भी है कि नहीं। मैं तो हमेशा यही सोचकर दिल को मना लेती थी कि तुम्हें समय नहीं मिलता होगा। इतने सालों में ना तो तुम आए और ना ही चाचा चाची। हार कर चिट्ठी लिखनी पड़ी तुम्हें। पता तो लग चुका होगा कि अब मेरे बाबा नहीं रहे। मालूम हो गया था कि तुम्हारी अच्छी नौकरी लग गई है और तुम मुंबई चले गए हो। किससे पूछती तुम्हारा पता। हार कर चिट्ठी चाचा के पते पर यही सोचकर भेज दी कि चाचा इसे तुम्हारे पते पर भेज देंगे। मैंने तुम्हारे कहने से ग्रेजुएशन भी कर ली है, अब तुम्हारे लायक हो गई हूँ। सच बताऊं, ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया है, वरना यहाँ गांव में पढ़ाई का क्या काम है। किशन मैं अभी भी तुम्हारे ही सहारे पर बैठी हूँ, निराश मत करना, अपना ध्यान रखना। उत्तर के इंतजार में तुम्हारी राधा। चिट्ठी पढ़कर बेचैन हो गया था किशन। आंखों में तैरने लगी राधा की तस्वीर। चिट्ठी को लिफाफे में रखने ही वाला था कि किशन की मम्मी आ गई कमरे में और पूछ लिया उसने चिट्ठी और राधा के घर वालों के बारे में। किशन ने कहा, माँ ने बता दिया उसको, तो गांव की खबर मिलती ही रहती है। किशन को पता था चिट्ठी साल भर पुरानी है। माँ से पूछ ही लिया, मम्मी आप तो कितना चाहती थी राधा को, अब तो उसके बाबा भी नहीं रहे,
आपने भी नहीं बताई इतनी बड़ी बात। वे कैसे करते होंगे अपना गुजारा? अब तो राधा की उम्र भी बहुत हो गई है, उसकी शादी की बात चलाने वाला भी कोई नहीं है। ना जाने कितने सवाल कर दिए किशन ने अपनी माँ से। माँ भी यह सब भगवान की मर्जी कहकर चुप हो गई। किशन बोला, अब समझा उसके बाबा उसकी चिंता क्यों करते थे। मैंने भी तो आपसे उसकी शादी रुकवाने के लिए कहा था ना। आपने भी राधा की माँ से कहा था कि राधा के लिए लड़कों की कोई कमी है क्या, देखना कोई अच्छा लड़का उसे ब्याहने आ जाएगा। किशन की माँ बोली, बेटा तू कहना क्या चाहता है? मैं समझती हूँ शादी गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं है, रिश्ते सोच समझकर बनाने पड़ते हैं। तुझे ज्यादा भावुक होने की जरूरत नहीं है। मैं तेरा स्वभाव जानती थी, इसलिए चिट्ठी के बारे में नहीं बताया। और किशन की माँ इतना कहकर चुप हो गई। किशन अब मुंबई लौट चुका था। उसे राधा की याद अब बार बार आकर घेर लेती। उसकी कही बात, किशन ऐसा ना हो, मैं तेरा इंतजार करती रहूं और बचपन का गुड्डे गुड़िया का शादी वाला खेल हमारी कहानी बन जाए, याद आते ही किशन परेशान हो जाता। दुर्भाग्य को ना जाने कहां से गरीब का पता मालूम हो जाता है। मुश्किल से पटरी पर आ रही राधा की जिंदगी की गाड़ी को पटड़ी से उतारने की जैसे उसे भी जल्दी थी। एनजीओ के प्रबंधक की गंदी निगाहें राधा पर पड़ने लगी। कुछ दिन तो उसने उस पर ध्यान नहीं दिया, पर जब एक दिन प्रबंधक ज्यादा ही बदतमीजी करने पर उतारू हो गया तो रहा नहीं गया राधा से। उसने विरोध कर दिया। प्रबंधक ने उसे राधा को नौकरी से निकालने की धमकी दे दी। राधा चुपचाप वहां से निकल गई और उस दिन के बाद उसने ऑफिस का रुख नहीं किया। घर जाकर माँ को सारी बात बता दी। माँ ने भी उसे नौकरी छोड़ने को ही कहा। आखिर गरीब के पास उसकी इज्जत से ज्यादा कीमती और हो भी क्या सकता है। सिर्फ शिकायत भी वो किससे करते? अगर किसी को कहते तो लोग उंगली उन्हीं पर उठाते। राधा रात भर सो नहीं सकी, अपने भाग्य पर आंसू बहाती रही और हाँ रह रहकर उसे किशन की कही बातें याद आ जाती थी। राधा की चिट्ठी मिलने के बाद शायद ही कोई ऐसा दिन रहा हो जब किशन ने राधा को याद ना किया हो। वह राधा से जल्दी मिलना चाहता था। राधा को संदेश भी भेज दिया और उन्हें नजदीक के कस्बे में मिलने को कहा। वह उन्हें गांव से इतनी दूर बुलाकर उनको परेशान नहीं करना चाहता था, पर मजबूरी जो थी, चाहते हुए भी उन्हें मिलने गांव नहीं जा सकता था। कारण वहीं के लोग क्या कहेंगे, मम्मी पापा क्या सोचेंगे। उसने राधा को कैसे भी हो जीवन साथी बनाने का फैसला कर लिया। उसे विश्वास था वो मम्मी पापा को किसी तरह मना ही लेगा। किशन का संदेश मिलते ही राधा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। देर नहीं की उसने अपनी माँ को बताने में। देर रात तक दोनों माँ बेटी बातें करती रहीं। पूरी रात जो नहीं सोई थी राधा, किशन के साथ अपनी जिंदगी के सपने बुनती रही। देखते ही देखते वो दिन आ गया जब उन्हें और किशन को मिलने जाना था। किशन तो पहले ही मुंबई से निकल चुका था। माँ बेटी को तो सुबह से ही इंतजार में नींद भी नहीं आई थी। सुबह होते ही बस आने से काफी पहले बस पकड़ने के लिए पहुंच गई रोड पर और करने लगी बस का इंतजार। बस भी आ गए और चढ़ गए बस में। पूरे रास्ते राधा अपनी सीट के आगे वाली सीट में बैठे नए नए जोड़े, जिन्हें देखकर लगता था कि उनकी नई नई शादी के बाद वो लोग परदेश जा रहे हैं, देखकर ना जाने क्या क्या सोचती रही। माँ भी उन्हें देखकर राधा के लिए सपने बुनती रही। सफर का पता ही नहीं लगा। पहुंच गए बड़े कस्बे में। वहीं बस स्टैंड के पास एक पेड़ के नीचे बैठकर दोनों माँ बेटी किशन का इंतजार करने लगी। इंतजार करते करते 4 घंटे बीत गए। जैसे तैसे समय बीतता जा रहा था, उनका दिल भी बैठा जा रहा था। अब तो उन्हें भी वापस गांव जाना था। आखिर बस भी कुछ ही देर में चलने वाली थी। कुछ देर बाद कंडक्टर ने आवाज दी, जो सवारियों को बस चलने की सूचना दे रहा था। उनको चौंका दिया। मायूस होकर बैठ गई बस में। बस भी चल पड़ी।
राधा अभी भी बस की खिड़की से मुड़ मुड़ कर पीछे देख रही थी। अब तो बस भी काफी आगे निकल चुकी थी। रास्ते भर राधा के दिमाग में तरह तरह की बातें आकर उसे परेशान कर रही थी। किशन क्यों नहीं आया होगा? नहीं आना होता तो हमें बुलाता ही क्यों? ट्रेन लेट हो गई होगी, फिर बस का भी तो सफर था उसका। हमारी तरह 2-3 घंटे का सफर में थोड़े ही ना करके आ रहा है। कल का चला होगा और ना जाने क्या क्या दिल को मनाती रही राधा। और माँ के दिल में क्या चल रहा था माँ ही जाने। पर उसके चेहरे से तो लग रहा था जैसे उनका सब कुछ लुट चुका हो। हिम्मत नहीं कर पा रही थी राधा से उसकी माँ बात करने की। राधा की बस को गए कुछ ही देर हुई थी कि किशन भी पहुंच गया नियत जगह पर। उसकी आंखें तलाशने लगी। काफी देर तक जब वो लोग कहीं नजर नहीं आए तो पास की दुकान वाले से उनका हुलिया बताकर उनके बारे में पूछा। कोई बड़ा बाजार तो था नहीं कि वे यहाँ इतनी देर रुके भी थे। दुकान वाला जो उन्हें वहीं बैठे देख रहा था बता दिया किशन को कि एक औरत एक लड़की यहाँ बहुत देर तक बैठी थी और उसके पूछने पर उसने बताया भी कि वो किसी का इंतजार कर रहे हैं। वो कुछ ही देर पहले बस में बैठकर चले गए। किशन को समझते देर नहीं लगी। वे कोई और नहीं राधा और उसकी माँ थी। जानकर भी वे दिन भर यहीं बैठकर उसका इंतजार करते रहे तो किशन और परेशान हो गया। पता नहीं क्या कुछ नहीं चल रहा होगा राधा और उसकी माँ के दिमाग में। आने जाने वाले उन्हें दिन भर यहाँ बैठे देखकर क्या कुछ नहीं सोच रहे होंगे। इसके लिए वो कभी ट्रेन को तो कभी बस को दोष देता रहा। राधा और उसकी माँ अपने गांव पहुंच चुकी थी। माँ की हालत तो देखते ही बनती थी। जो थोड़ी बहुत उम्मीद बची थी उसे भी जाते देखकर मायूस हो गई। मायूस तो राधा भी थी पर माँ की हालत देखकर जताना नहीं चाहती थी। किशन के मम्मी पापा को किशन का राधा को मिलने जाने वाली खबर का पता लग चुका था। खबर सुनकर वे परेशान हो गए। हाँ जरूर माँ को जानकर राहत महसूस हुई कि किशन उनसे मिल नहीं पाया। अभी राहत तो थी पर आगे किशन जरूर उससे मिलने की कोशिश करेगा, इसकी चिंता उन्हें सताने लगी। उन्होंने बिना देरी किए किशन की शादी करने का फैसला किया और एक दूर की रिश्तेदारी में लड़की भी देख ली। परिवार भी अच्छा रसूख वाला था। लगभग बात पक्की भी कर ली। बस लड़के लड़की का आपस में एक दूसरे से मिलने की औपचारिकता बाकी रह गई थी, जिसे वे मात्र औपचारिकता ही मान रहे थे। किशन को शायद ही कोई दिन ऐसा रहा होगा जिस दिन उसे राधा की याद ना आई हो। वो उसके बारे में क्या सोच रहे होंगे? कभी सोचता उसे इतनी दूर क्यों बुलाया होगा। फिर मिल भी तो नहीं पाया। खुद ही चला जाता गांव, मिलकर आ जाता तो कितना अच्छा होता। वो सोचता ही नहीं कि उसे देखकर लोग क्या कहेंगे। वह सब सोचकर कभी अपने आप को माफ भी कर देता तो कभी राधा का जो अपने आप को गुनहगार मान बैठता। जब कभी गंभीर होता तो सोचने लगता पुरुष भी कितना स्वार्थी होता है। उसी तर्क को हथियार बना लेता है जिससे उसे सुविधा होती है। कभी उसने अपने को औरत की जगह खड़ा करके नहीं सोचा। क्या गुजरती है उस बात से जिस बात को मामूली मानकर आसानी से पुरुष पल्ला झाड़ लेता है। पूरा साल बीतने को आ गया। राधा ने अब किशन से मिलने की उम्मीद छोड़ दी। माँ भी दिन पर दिन उसकी चिंता में घुलती रहती। देर नहीं की उसने भी राधा के बाबा के पास पहुंचने में और राधा को अकेली छोड़कर चली गई पति के पास। माँ के जाने के बाद राधा पूरी तरह टूट गई। अब तो उसने शादी के बारे में सोचना बंद कर दिया। गांव के एक बड़े बुजुर्ग जिससे उसकी हालत देखी नहीं जाती थी, दूर किसी गांव का रिश्ता लेकर आया। रिश्ता क्या था, बस यही कि खाने भर का इंतजाम था। राधा तो पहले ही किशन की मीरा बन चुकी थी। भले ही उसने शादी के बारे में सोचना बंद कर दिया था पर उसे अभी भी अपने प्यार पर उम्मीद बाकी थी। किशन अपने माता पिता को मिलने आया हुआ था और चल पड़ी उसके रिश्ते की बातें। पूछ लिया किशन की माँ ने उससे उसकी शादी के बारे में, साथ में लड़की और उसके परिवार के बारे में भी बता दिया। किशन चुपचाप सुनता रहा। माँ को भी उसके
चुप रहने का मतलब समझने में देर नहीं लगी। सोचने लगी जब तक राधा का ख्याल किशन के दिमाग में रहेगा उसे शादी के लिए मनाना मुश्किल है। फिलहाल उसने शादी की चर्चा ना करने का फैसला लिया। आज फिर मौका पाकर मम्मी पापा ने कर दी उससे किशन से शादी की बात। समझाने लगे किशन को, देखो किशन, रिश्ते बराबरी वालों में करने में ही भलाई होती है और ना जाने क्या क्या। किशन उनकी बातें चुपचाप सुनता रहा। माँ को राधा की बात ना चाहते हुए भी छेड़नी पड़ी। गंभीर होकर बोली, किशन, हमें पता तूने राधा को मिलने के लिए बुलाया था, नहीं मिल पाया ना तू उनसे। तुझे पक्का पता है वो तुझसे मिलने आए ही थे। हमें खबर लगी है कि उसके रिश्ते की बात चल रही है और कहीं किसी को खबर हो गई कि तुम उससे मिलने गए थे तो उनके रिश्ते में अड़चन नहीं आएगी क्या? गांव के चाचा जो ये रिश्ता करवा रहे हैं बता रहे थे, घर बार भी अच्छा है, लड़का भी लगभग उसी की उम्र का है, बस थोड़ी कमी है। पिछले ही साल उसकी शादी हुई थी, बेचारी पत्नी का स्वर्गवास हो गया। भाई यह तो किसी के भी साथ हो सकता है। मैं सोचती हूँ बेटा, वहाँ रिश्ते के लिए उसने हाँ कर दी होगी, फिर इस रिश्ते में बुरा भी क्या है। 2 दिन के बाद किशन बम्बई लौट आया। कब 1 साल बीत गया पता नहीं लगा। माँ की बात पर तो उसने विश्वास कर लिया था, पर अब तो बस भगवान से राधा के सुखद जीवन की कामना करता रहता। किशन की भी शादी हो गई, अपनी गृहस्थी में किशन रम गया। कुछ साल बाद किशन के पिताजी भी गुजर गए। माँ भी पोता पोती का मुंह देखकर अपने पति के पास चली गई। मनुष्य भी कितना स्वार्थी होता है, जरा सा भी तर्क अपने पक्ष में क्या मिला उसे ही भुनाता रहता है। किशन भी उन आम इंसानों से अलग नहीं था। उसे पता लग चुका था कि माँ ने राधा की शादी की बात बताई तो थी पर पूरी नहीं। बस राधा का भाग्य मानकर उसे याद करने और उसे इस हाल में पहुंचाने के लिए अपने को दोषी मानने के अलावा कुछ नहीं कर सका किशन। राधा तो किशन की शादी का लगभग तभी पता लग चुका था राधा को। जो भी कुदरत ने उसके साथ किया उसे अपना भाग्य मानकर राधा ने संतोष कर लिया और किशन की खुशी के लिए वो ईश्वर से हमेशा प्रार्थना करती रहती थी। धीरे धीरे 15 साल का समय बीत गया। इन 15 सालों में किशन अपनी नौकरी और गृहस्थी में इतना खो गया कि उसे इनके सिवाय अपना भी ध्यान नहीं रहता था। माँ बाबा के जाने के बाद तो वह और अकेला हो गया। हाँ, इतने दिनों में शायद ही उसका कोई दिन रहा हो जब उसने राधा को याद ना किया हो। जब कभी भी राधा के बारे में सोचता तो वह अपने को ही धिक्कारने लगता। सोचने मात्र से ही प्यार नहीं हो जाता, प्यार में कुर्बानी देनी पड़ती है, जिसकी हिम्मत उसमें कहाँ थी। अब तो बच्चे भी स्कूल जाने लगे थे। बेटा रोहित तीसरी में और बेटी मुन्नी नर्सरी में। गांव से तो उसका नाता लगभग टूट चुका था। इस बार किशन की पत्नी सत्तो और बच्चों ने अपने गांव जाने की इच्छा जाहिर कर दी। किशन का मन तो बहुत बार गांव जाने का होता, पर यही सोचकर कि क्या कहेगा वो राधा से जब वो उससे मिलेगी। फिर सत्तो को उनके बचपन के प्यार का पता लग गया तो वो क्या सोचेगी। बस यही अपराध बोध उसे चाहते हुए भी गांव का रुख नहीं करने देता था। राधा से मिलने की इच्छा और अपराध बोध के सामने किशन टिक नहीं पाया। फिर बच्चों का आग्रह और पत्नी के बहुत मिन्नत करने पर पहुंच गए अपने गांव। अपने घर पर घर का आंगन देखकर दंग रह गया। लगता नहीं था कि यह घर इतने सालों से बंद हो। जंग खाए ताले जरूर तुड़वाने पड़े थे। किशन की पत्नी सत्तो के साथ घर को व्यवस्थित करने लगा था। बीच बीच में बाहर आकर राधा के घर की ओर जरूर देख लेता। उसकी नजरें राधा को वैसे ही ढूंढ रही थीं जैसे 20 साल पहले जब वह आखिरी बार अपनी मम्मी के साथ गांव आया था। राधा कैसी होगी, क्या सोचेगी उसके बारे में, क्या कहेगा उससे जब मिलेगी। ना जाने कितने सवाल किशन के दिमाग में आकर उसे परेशान करने लगे। दोनों बच्चे खेलते खेलते राधा के घर की ओर चले गए। लो राधा भी भाई आ ही गई। सर से लकड़ियों का गट्ठर
एक किनारे रखकर आंगन में आ गई। बच्चों पर नजर पड़ गई और बुला लिया बच्चों को अपने पास, पूछ लिया उनका नाम। लड़का बोला मेरा नाम रोहित है। और पता है, वो लड़की कहने लगी मेरा नाम मुन्नी है। कैसा है मेरा नाम? सारे तो बोलते हैं कि ये भी कोई नाम हुआ, पर पापा को पता नहीं क्यों अच्छा लगता है मेरा नाम। स्कूल में भी यही नाम लिखवा दिया। राधा को समझते देर नहीं लगी कि बचपन में पहुंचने में कि यही तो उसकी गुड़िया का नाम होता था। कितना चिढ़ाता था इस नाम से किशन उसे। बच्चों के सर को सहलाते सहलाते ले गई उन्हें घर में राधा, और बातें शुरू हो गई। मुन्नी तो चुप रहने का नाम नहीं ले रही थी। कहने लगी आपको हम क्या कहकर बुलाएं, और कौन कौन है घर में, आपके बच्चे कहाँ हैं? और न जाने कितने सवाल कर दिए छोटी सी मुन्नी ने। अभी थोड़ी देर ही हुई थी कि उनकी मम्मी सत्तो भी आ गई उन बच्चों को ढूंढते ढूंढते, और सुन ली बच्चों की आवाज। दरवाजे के पास खड़ी होकर सत्तो चुपचाप देखती रही और देखकर दंग रह गई कि बच्चे राधा से ऐसे घुल मिलकर बातें कर रहे थे जैसे वो उन्हें बरसों से जानते हों। आवाज लगाई उस सत्तो ने बच्चों को, तो राधा थोड़ी झेप सी गई। दोनों हाथ जोड़कर उनकी जो सत्तो को उसने नमस्ते किया। जवाब में सत्तो ने भी उसे नमस्ते की। बड़े प्यार से जो सत्तो कहने लगी आपके बच्चे बड़े प्यारे हैं, इतनी देर में ऐसे घुल मिल गए जैसे बरसों से जानते हो। बाहर धूप में खेल रहे थे, अंदर बुला लिया, बुरा तो नहीं लगा आपको? सत्तो कहने लगी अरे दीदी बुरा क्यों लगेगा, और कौन कौन है घर पर? मैं तो पहली बार गांव आई हूं ना, इसलिए किसी को नहीं पहचानती। इनके पापा का नाम किशन है, पता नहीं आप जानती भी होंगी या नहीं, वे भी सालों से गांव नहीं आए। एक सांस में पूछ लिया था सत्तो ने और अपने बारे में बता भी दिया। राधा कहने लगी खाने का समय हो गया है, बच्चों को भूख लगी होगी, आप लोग भी अभी आए होंगे, मैं आप लोगों के लिए खाना बनाती हूँ। कहकर वह खाना बनाने के इंतजाम करने लगी। सत्तो मना करती रही पर राधा कहाँ मानने वाली थी। अब सत्तो बच्चों को लेकर अपने घर की ओर चल पड़ी। घर पर जाकर किशन को सारी बात बता दी। बोल पड़ी बच्चे तो ऐसे घुल मिल गए थे उससे जैसे वो उनकी दीदी को बरसों से जानते हो, ये तो घर आने वाले ही नहीं थे। किशन सब समझ रहा था। याद आ गया उसे जब वो मम्मी पापा के साथ गांव आते थे तो चाची भी उन्हें ऐसे ही प्यार करती थी। पापा जब उस आंटी को लड़का कहने लगा किशन से, मैंने अपना नाम बताया तो आंटी तो हंस पड़ी, बोल पड़ी बहुत सुंदर नाम है। जब मैंने आंटी से कहा कि लोग तो कहते हैं ये भी कोई नाम हुआ, तो आंटी बोल पड़ी मुझे तो अच्छा लगा, बाकी वो ही जाने। इस बात पर मुस्कुरा दिया किशन, पर अपने जज्बातों को काबू नहीं कर पाया। छलक गए उसकी आंखों में भी आंसू और किसी बहाने से कमरे से बाहर आ गया। थोड़ी देर बाद राधा खाना लेकर आ गई। किशन बाहरी आंगन में मिल गया था। नमस्ते के अलावा एक शब्द भी नहीं कह सकी थी राधा। उसकी आंखों में सब कुछ बयान कर दिया। अब तो वह खाना रखकर अपने घर चली गई। किशन राधा को देखकर सोच में पड़ गया। उम्र से कितनी बड़ी लग रही थी, और कहने लगा लो बच्चे भी आ गए। बोल पड़े पापा जो आंटी अभी खाना लेकर आई थी कितनी अच्छी हैं वो, हम तो उनके घर जा रहे हैं, आप भी चलो ना पापा। किशन कुछ बोल नहीं पाया और बच्चे भी बिना पापा के उत्तर सुने ऐसे भागे जैसे अब उनके लिए पापा कोई अनजान हो। अब तो घर भी जो साफ सुथरा हो गया और अच्छी तरह व्यवस्थित हो गया था। बच्चे तो बच्चे, उनकी माँ भी राधा का खेतों से लौटकर आने का इंतजार करती। उसके पहुंचते ही पहुंच जाती राधा के पास। राधा को भी उनमें अपनापन सा लगता। इन 2-3 दिनों में वो इतना घुल मिल गई कि अकेलापन क्या होता है पता ही नहीं लगा। किशन गांव के लोगों से मिलता जुलता रहता था। बचपन के ज्यादा दोस्त तो नहीं थे, पर जो भी थे उसकी तरह नौकरी पर परदेश चले गए। 1-2 जो थे गांव में रहते थे। याद भी क्या आती उनके एक साथ एक ही
साल तो स्कूल गया था। उसके बाद तो पापा आ गए थे और शहर चला गया था। हाँ, स्कूल जाते समय भूपी के साथ हुई उसकी लड़ाई को वो आज तक नहीं भूला था। उसे याद था जब भूपी का दोस्त उसकी मदद के लिए आया था तो देखा नहीं था राधा से कैसे भिड़ गई थी उससे। पूछ लिया था दोस्तों से भूपी के बारे में, मिला नहीं भूपी क्या। दुकान जो कर रहा है उसी की दुकान के पास तो उतरे होंगे बस से। उसका दोस्त कहने लगा, किशन कहने लगा, उतरे तो वहीं थे पर शायद पहचान नहीं पाया उसे। ना ही उसने मुझे पहचाना, वरना बात तो हो जाती। खूब देर तक दोनों दोस्त बातें करते रहे। शाम को किशन गांव के खेतों की तरफ टहलने चला गया। मिल गया बाजार से आते हुए भूपी। अंदाजा लगा लिया कि यही भूपी होगा। पास आते ही किशन बोल पड़ा, आप भूपी हो ना? भूपी बोला, जी हाँ मैं भूपी हूँ। और आप किशन हो ना? 4 दिन पहले बस से उतरकर मेरी दुकान में बैठे थे, आप पहचान नहीं पाए थे। हम बाद में पता लगा आप गांव आ रहे हैं। समझ गया था बचपन वाले किशन जी ही थे। देखो तो 15 साल से ऊपर हो गए हैं, आप लोगों का आना नहीं हुआ। मैं तो मिलने की सोच ही रहा था पर दुकान से आते समय देर हो जाती है। चलो अब किसी दिन बैठकर खूब बातें करेंगे। और बातें करते करते भूपी और किशन घर की तरफ चल पड़े थे। दोनों रास्ते में खूब बातें करते जा रहे थे। किशन को गांव में आए हुए 5 दिन हो गए थे। चाहते हुए भी किशन राधा से नहीं मिल पा रहा था। जब दूर रहता था क्या कुछ नहीं सोचता था, पत्नी सब तो क्या सोचेगी, बस यही अपराध बोध आड़े आ रहा था। कितना अच्छा लगता है जब बच्चे और सत्तो राधा के स्वभाव की बातें करते हैं। किशन सोचता, मैंने उसको इस हाल में लाकर खड़ा किया है, फिर भी उसका लगाव बच्चों और सत्तों के लिए देखकर उसे अंदर तक झकझोर देता। आज तो उसके बारे में जानने के लिए यही सोचकर किशन बाजार चला गया और शाम को आते समय भूपी से राधा और गांव की बातें कर लेगा। भूपी और किशन दोनों बाजार में जो बातें करते करते चले आ रहे थे। बातें यही गांव के हम उम्र साथियों की। किशन का तो मन राधा के बारे में जानने का था पर अपने आप उसकी बात शुरू नहीं करना चाहता था। सोच रहा था पता नहीं भूपी क्या सोचेगा। बहुत याद आती थी बचपन की बातें उसे। उस दिन वाली बात तो वह भूला ही नहीं था जब स्कूल जाते समय भूपी के साथ झगड़ा हो गया था। किशन ने इसी उम्मीद से बचपन की बात छेड़ दी, शायद भूपी राधा की बात शुरू कर दे। तब भूपी कहने लगा, कैसे भूल जाता, राधा दीदी जो बीच में आ गई थी तुम्हारी मदद के लिए, उसकी पत्थर की मार का निशान अभी तक बचपन की याद दिलाता रहता है। भूपी ने बचपन की याद ताजा कर दी थी। भूपी के मुंह से राधा का जिक्र सुनकर किशन को उम्मीद जग गई, पर काफी देर तक जब भूपी और दूसरी बातें करता रहा तो किशन कुछ मायूस हो गया। उसका दिल तो कर रहा था कि राधा के बारे में खुद ही पूछ ले, राधा के बारे में पर संकोच करता रहा। किशन देख भूपी कहने लगा, किसी चीज की जरूरत पड़े तो बताना, वैसे राधा का घर तो पास में ही है, वही सारा प्रबंध कर रही होगी। देखा अपना आंगन, लगा आपको तुम्हारा घर इतने सालों से बंद रहा होगा। राधा मजाल क्या जरा भी घास उगने दे। बेचारी के साथ अच्छा नहीं हुआ किशन। जब तक चाचा जी थे रिश्ते वाले आ जाते थे, उनके जाने के बाद तो कोई बात करने वाला नहीं रहा। 1-2 रिश्ते आए भी थे पर नाम के ही रिश्ते थे। चाची के जाने के बाद तो बेचारी अकेली रह गई। उसका स्वभाव देखकर लोग उसको खेती करने में मदद कर देते। उसे जैसे भी बन पड़ता लोगों की मदद करती रहती है, मुश्किल से गुजारा कर पाती है। मैंने भी कोशिश की किसी सरकारी योजना में उसका नाम डलवाकर इसे कुछ मदद मिल जाए, पर सरकारी मदद तो वृद्धों और विधवाओं को मिलती है। मैंने दीदी को कई बार बोला भी है कि जब जरूरत हो तो मुझे बोल दे, पर कहाँ मानती है। अभी तो हाथ पांव चल रहे, कहती है मेहनत कर लेती हूँ, बाद में क्या होगा भगवान जाने। कहते कहते भूपी चुप हो गया। किशन से नहीं सुना जा रहा था यह सब। कुछ कहना तो चाहता था पर न जाने क्यों कहते कहते रुक जाता।
बातों में पता नहीं कब घर आ गया। भूपी भी मिल गया किशन के बच्चों और सत्तों से और उनसे मिलने आने को कहकर अपने घर की ओर चला गया। आज बच्चे राधा के आंगन में खेल रहे थे। राधा अंदर कमरे में काम कर रही थी। पड़ गई तभी मुन्नी की नजर अपने पापा पर। आवाज लगाकर उसने अपने पापा किशन को बुलाया। किशन भी पहुंच गया उनके पास और मुन्नी कहने लगी, पापा देखो हम क्या खेल रहे हैं। आंटी बोल रही थी गांव में छोटे बच्चे यही खेल खेलते हैं। ये हमारा घर है, ये मम्मी पापा और ये बच्चे। मिट्टी के घर और पुतलों की ओर इशारा करते हुए मुन्नी बोल रही थी। घर तो कल तो हम आंटी के साथ दूल्हा दुल्हन का खेल खेल रहे थे पापा, आप भी खेलते होंगे ना जब आप छोटे रहे होंगे। कुछ देर रुककर मुन्नी फिर बोली। बाहर बात करने की आवाज को सुनकर राधा जो खाना बना रही थी आ गई दरवाजे पर। देख लिया उसने मुन्नी ने जो हाथ पकड़कर ले आई बाहर आंगन में और कहने लगी, पापा ये हमारी आंटी हैं। आप लोग तो बात ही नहीं करते। मम्मी और आंटी तो थकती ही नहीं है बातें करते करते। करो ना पापा आप आंटी के साथ बात। थोड़ी देर चुप रहे। आखिर में राधा ने चुप्पी तोड़ी और बोली, बहुत साल बाद आए हो आप लोग, बच्चे भी पहली बार आए हैं। इनको देखकर तो लगता ही नहीं कि मुझसे पहली बार मिले हैं। इनकी मम्मी भी बस इनकी तरह है। देखो कुछ काम हो तो बता देना। हाँ जल्दी जाना मत, जब तक बच्चों की छुट्टी है इन्हें यहीं रहने देना, यहाँ इनका दिल लग गया है। किशन बोला, राधा तू क्या सोच रही है, मैं नहीं समझता तेरे दिल में क्या चल रहा है। ठीक कहा तुमने, बच्चों का दिल लग गया है यहाँ। अरे ये तू ही तो है जो इनका दिल लगा कर रखती है। मुझे नहीं मालूम तेरा कितना लगाव हो गया है इनसे, मेरे से जुड़े हैं ना। मन ही मन में सोचता रहा किशन, पर एक शब्द भी नहीं बोल पाया। राधा किशन के मन को तो पहले ही पड़ चुकी थी। उसकी हालत के लिए अपने को जिम्मेदार मान रहा था किशन। बोल पड़ी, किशन मैं जानती हूँ तुम क्या सोच रहे हो। जब से आए हो उदास रहते हो, मेरी हालत के लिए अपने आप को जिम्मेदार मान रहे हो। सारे अपनी अपनी किस्मत लिखवा कर लाते हैं किशन, कोई किसी के लिए जिम्मेदार नहीं होता। सच बताऊं, जब तक बच्चों और सत्तो बहन से नहीं मिली थी सोचती थी तुम कैसे होंगे, याद करती रहती थी। इनको मिलने के बाद तो मैं कितनी खुश हूँ मैं ही जानती हूँ। तुम अपने को दोष देना बंद करो किशन, इतने सुंदर बच्चों के साथ खुश रहो। तुम्हें खुश देखकर मैं भी खुश रहूंगी। किशन कुछ बोलता तब तक सत्तो भी आ गई और चुप हो गया किशन। माँ से लिपटकर मुन्नी बोल पड़ी, मम्मी पापा और आंटी को तो कभी बात ही नहीं करते, आज तो मैं आंटी को पकड़ कर ले आई, पापा तो अभी भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो सत्तो कहने लगी, वाह भाई हम तो पहली बार मिले, हम तो बातें करते नहीं थकते और आप लोग तो बचपन से एक दूसरे को जानते होंगे, फिर कितनी कुछ बातें होंगी बचपन की। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कुछ भी याद ना हो। बात करने के लिए उन्हें ही याद कर लो। सत्तो कहने लगी तो किशन मन ही मन सोचने लगा, अरे कुछ भी तो नहीं भूले हैं, इसलिए तो हिम्मत नहीं हो रही बात करने की। आज राधा घर पर थी। पुराने बक्सों को खोल खोल कर उसमें रखा सामान बाहर निकाल कर पूरे फर्श पर फैला दिया था। तभी सत्तो आ गई और पूछ लिया, अरे राधा ये सामान फैलाने का कारण क्या है। राधा कुछ जवाब देती कपड़ों से आती सीलन की गंध ने सब बयान कर दिया। सत्तो बोली, अच्छा तो आज कपड़ों को धूप लगाने का विचार है आपका, ये तो गीले से लग रहे हैं, सत्तो ने कहा। तो राधा कहने लगी, देखो ना बरसात की मेहरबानी, कहकर चुप हो गई राधा। सत्तो ने छत की तरफ देखा, कई जगह जगह से छोटे छोटे सुराखों से सूरज की रोशनी एक लंबी सी लकीर खींचकर अंदर आ रही थी। तो सत्तो कहने लगी, दीदी छत तो मरम्मत मांग रही है, अगली बरसात से पहले करवानी पड़ेगी। वह आगे कुछ बोलती, किसी महिला की आवाज जो राधा को बाहर आने को कह रही थी चौंका दिया। राधा भी बिना देर किए बाहर चली गई। उस औरत की बात सुनकर तुरंत अंदर आकर जल्दी वापस आने को कहकर उस औरत के साथ चली गई। सत्तो अब घर पर अकेली रह गई। उसकी नजर आसपास बिखरे सामान और कपड़ों पर थी। कपड़ों के बीच एक कागज का लिफाफा नजर आ गया।
जिज्ञासा से सत्तो ने वह उठा लिया। पोस्ट ऑफिस का 15 पैसे का बिना पता लिखा लिफाफा था। लिफाफे को देखकर लगता था ना जाने कितनी बार उसे खोला और बंद किया गया हो। खोलने से नहीं रोक पाई सत्तो और पढ़ना शुरू किया। लिखा था, किशन का नाम देखते ही सत्तो चौंक गई। एक बार तो चिट्ठी आगे पढ़ने का मन नहीं किया, पर पता नहीं क्यों पढ़ने का मन बना लिया। किशन, लिखा था, ईश्वर से तुम्हारी कुशलता के लिए प्रार्थी हूँ। तुमने मुझे मिलने के लिए बुलाया था। कितनी खुश हुई थी मैंने तो माँ को बहुत दिनों बाद खुश होते देखा था। हम तो सुबह से ही तुमसे मिलने निकल गए थे। पूरा दिन तुम्हारा इंतजार करते रहे। तुम्हारे इंतजार में तो हम भूल ही गए कि हमें सुबह से बैठा देखकर लोग क्या सोच रहे होंगे। जब तुम नहीं आए तो माँ को बहुत बुरा लगा। उसकी बाकी बची कुची उम्मीद भी जाती रही। हमें भी आखिरी बस से घर वापस आना पड़ा। उस दिन के बाद तो माँ टूट ही गई। दुख तो मुझे भी बहुत होता था किशन, पर उसकी हालत देखकर जाहिर नहीं करती थी। उसे कुछ ना कहकर समझा देती थी। चिट्ठी कहाँ भेजती पता भी तो नहीं लिखा था। फिर सोचा किसी से कहलवा कर चाची से मांग लूंगी, पर हिम्मत नहीं जुटा पाई। मुझे चाची के संदेश से पता लग चुका था कि उन्होंने तुम्हारे लिए लड़की देख ली है और जल्दी शादी भी कर देंगी। जब भी तुम्हारी शादी होगी वे एक बार पूरे परिवार सहित गांव आएंगे। अपनी बहू को लेकर गांव जरूर आना। मैं आप लोगों का इंतजार करूंगी, राधा। सत्तो ने चिट्ठी की तारीख देखी। तारीख उसकी शादी से 1 साल पहले की थी। तब दूर दूर तक उसकी और किशन की शादी की बात भी नहीं हुई थी। उसे समझने में देर नहीं लगी। जल्दी से चिट्ठी लिफाफे में रखकर कपड़ों के बीच में रख दी। अब राधा भी आ चुकी थी। राधा ने पहुंचते ही सत्तो को गांव की उस औरत की परेशानी वाली बात बता दी। सुनकर सत्तो को यकीन नहीं हो रहा था। कोई इंसान इतनी परेशानी में रहकर दूसरों की मदद के लिए इस तरह से दौड़ा दौड़ा कैसे जा सकता है। अब तक जो जगह उसके व्यवहार ने उसके दिल में बनाई थी, उसकी बात सुनकर और उसकी चिट्ठी पढ़कर जो सत्तो का मन उसके पांव छूने को कर रहा था। सत्तो कहने लगी, बहन, हम पहली बार मिले हैं। अगर ये वाली साड़ी तुम रख लोगी तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। उसे लाल रंग की नई साड़ी, शायद जिसकी तरह तह भी नहीं खुली थी, उसकी ओर बढ़ाते हुए बोल पड़ी। सत्तो की हालत देखते ही बनती थी। एक भिखारिन की तरह साड़ी के लिए ना ही उसने अपने हाथ रोक पाई और ना ही अपने आंसू। साड़ी को पकड़ते ही राधा के सत्तो ने पांव छूने की इच्छा भी पूरी करनी चाहिए। जैसे ही उसके पांव छूने को हुई, राधा ने उसे रोक दिया और राधा उसके गले से लिपट गई। राधा के गले से लगते ही कुछ देर बातें करने के बाद सत्तो अपने घर की ओर चल दी। आज किशन को सपरिवार वापस जाना था। दिल तो किसी का नहीं कर रहा था, पर बच्चों के स्कूल खुल गए थे और उनकी छुट्टी भी खत्म हो रही थी। राधा ने भी रात को ही घर की खूब सारी चीजें बांध दी थी उनके साथ सफर के लिए। सुबह होते ही निकल पड़े। राधा भी सर पर सामान उठाए उन्हें बस तक छोड़ने चल पड़ी। चलते चलते किशन को पुराने दिन याद आ रहे थे। कितनी दूर तक राधा और चाची उनको छोड़ने आते थे। राधा से बातें करते करते पता नहीं चला कि कब रास्ता कट गया। दोनों कैसे सोचते थे कि कितना अच्छा होता रास्ता और लंबा हो जाता, उन्हें और बातें करने का मौका मिल जाता। बिछड़ते समय दोनों की आंखें नम होती। अब तो सड़क गांव के पास से गुजरती थी। आज पूरे रास्ते शायद ही राधा ने किशन की तरफ देखा हो। यही हाल किशन का भी था। पता नहीं क्या सोचकर अनजान सा बना रहते थे। अब तो बाजार भी आ गया था। राधा ने बच्चों का ख्याल रखने को कहकर बच्चों को सीने से लगा लिया। बच्चे जो थे उसे छोड़ ही नहीं रहे थे। छुटकी तो रो रो कर साथ चलने की जिद करने लगी। मुश्किल से चुप कराया उसको। देखते ही देखते बस भी आ गई। राधा ने पकड़ा दिए बच्चों को पैसे और बस में बैठते बैठते किशन बोल ही पड़ा, कुछ भी जरूरत हो तो जरूर बताना राधा। सत्तो कहने लगी, जरूरत तो होगी ही ना, कौन सी दीदी की नौकरी है। कहते कहते सत्तो ने अपने हाथ में रखे पैसे पकड़ा दिए राधा को। राधा उनकी जिद के आगे मना नहीं कर सकी। अब तो बस भी चल पड़ी। राधा भी गांव वापस चल पड़ी। किशन को शहर पहुंचे काफी दिन हो गए थे। कोई दिन ऐसा नहीं होता
जब सत्तो और बच्चों ने राधा को याद ना किया हो। जब कभी भी राधा की बात होती, किशन का ध्यान से बच्चों की बातें सुनने में चला जाता, पर शायद ही कभी उसने राधा का जिक्र किया हो। सत्तो उसके मनोभावों को समझती थी, इसलिए उससे राधा का जिक्र नहीं करती थी कि किशन को दुख ना हो। आज छुट्टी का दिन था। किशन और सत्तो अपने लॉन में बैठे बातें कर रहे थे। सत्तो ने छेड़ दिया गांव का किस्सा। बात करते करते बात गांव के जीर्ण हो रहे अपने मकान पर आकर रुक गई। सत्तो कहने लगी, लगता है हमें अपने गांव वाले मकान की मरम्मत करनी होगी। अब तो बच्चे भी छुट्टियों में गांव जाने की जिद करेंगे। रोहित कल ही बोल रहा था, मम्मी कितना अच्छा होता अगर इस साल उनकी परीक्षाएं जल्दी हो जाती और उन्हें गांव जल्दी जाने को मिल जाता। और मुन्नी तो पूछो ही मत, उसकी तो जान ही राधा दीदी में अटकी रहती है। अगर तुम और बच्चे यही चाहते हो जो किशन कहने लगा तो ठीक है, इन छुट्टियों में मकान की मरम्मत करवा देते हैं। सत्तो बोली, तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे तुम्हें गांव जाने में कोई दिलचस्पी ही नहीं है। अगर तुम्हें ठीक नहीं लग रहा है तो रहने दे। वैसे भी साल में 10-15 दिनों के लिए जाएंगे, वो भी तब तक जब तक बच्चे बड़े नहीं होते। इसके बाद पता नहीं उन्हें भी फुर्सत मिले या ना मिले। जानबूझकर सत्तो ने ऐसा कहा। किशन को भी खूब पता था कि राधा का मकान शायद ही एक और बरसात झेल पाए। मन तो उसका बहुत था कि राधा की मदद कर दे, पर यह सोचकर डर जाता कहीं उनकी गृहस्थी में भूचाल ना आ जाए। और राधा की खुददारी भी वह जानता था। सत्तो किशन के मन की बात खूब अच्छे से जानती थी, पर शायद किशन को आभास भी नहीं था। सत्तो उससे भी पहले राधा की टूटी हुई छत से सूरज की रोशनी की लकीरें अंदर कमरे में आते हुए देख चुकी है। बच्चों की परीक्षाएं भी हो गईं, अच्छे नंबरों से पास भी हो गए। गांव जाने की तैयारी तो पहले से ही हो रखी थी, बस इंतजार था तो बच्चों की छुट्टियों का। गांव जाने के नाम पर सारे खुश थे। कोई खुशी जाहिर कर रहा था तो कोई मन ही मन में खुश था। मुन्नी तो मम्मी से राधा आंटी के लिए ना जाने क्या क्या खरीदवा लिया था। पहुंच गए परिवार गांव। भूपी की दुकान में ही उतरे। कुछ घंटे बाद सारे गांव में थे। बच्चे अपने घर पर बाद में पहुंचे। पहले राधा आंटी के घर पर धावा बोल दिया। राधा को भी उन्हीं का इंतजार था। लगा लिया बच्चों को गले से। राधा बच्चों के साथ पहुंच गई सत्तो के पास। सत्तो ने पांव छुए और गले लग गई। किशन वहीं चुपचाप खड़ा देखता रहा। हाँ, इस बार तो राधा के हाल समाचार भी किशन ने पूछ लिए थे। राधा ने खाने की तैयारी पहले ही कर रखी थी। कुछ देर बाद सबने खाना खाया और हो गया बातों का सिलसिला जारी। किशन ने तय योजना के अनुसार भूपी की मदद लेकर घर की मरम्मत का काम शुरू करवा दिया। पूरे 1 महीने को होने को था, पता ही नहीं लगा समय कैसे निकल गया। आज सत्तो और राधा दोनों राधा के घर पर बैठी बातें कर रही थी। बातों बातों में घर की बात आ गई। सत्तो बोल पड़ी, दीदी मुझे लगता है आपका घर भी मरम्मत मांग रहा है। लगता है थोड़ी सी ज्यादा बरसात हुई तो छत नीचे आ जाएगी। राधा बिना कुछ कहे सत्तो की बात सुनती रही। सत्तो के बार बार कहने पर आखिर में राधा बोल पड़ी, एक जान का क्या है, एक कोने में दुबकी रहूंगी, थोड़ी बहुत मरम्मत करवा लूंगी, जब तक चल रहा है चला लूंगी। रात में किशन और सत्तो राधा के मकान के बारे में सोचते रहे। दोनों की सोच एक ही दिशा में चल रही थी। उनके शहर जाने से पहले राधा उनके घर में रहने को आ जाए, पर एक दूसरे को जाहिर नहीं करना चाहते थे। उन्हें यह भी पता था राधा को अगर उनके मकान में रहने को कहेंगे तो मानने वाली नहीं है, इसलिए उन्होंने फिलहाल चुप रहना ठीक समझा। आज उन्हें शहर के लिए निकलना था। सुबह ही आ गई थी राधा उनसे मिलने। सत्तो कहने लगी, दीदी घर की मरम्मत तो करवा ली है, पर लगता है घर बंद पड़ा रहेगा तो 2-3 साल में दोबारा मरम्मत करानी पड़ेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि तुम यहीं रहना शुरू कर दो। कम से कम जल्दी से दोबारा मरम्मत की नौबत तो नहीं आएगी। सत्तो के जोर देने पर राधा यह कहकर घर की चाबी उससे ले ली। जब तक उसे लगेगा कि उसका घर रहने लायक है वो वहीं रहेगी, और हाँ, वे अपने घर की चिंता ना करें।
अब सारे बाजार आ चुके थे। भूपी भी वहीं उसकी दुकान में मिल गया। किशन कुछ देर उससे बातें करता रहा। किशन चाहते हुए भी भूपी से कुछ नहीं बोल पाया, पर सत्तो ने भूपी को अलग बुलाकर उससे बोली, देवर जी, आपको तो पता है राधा दीदी का अपने मकान में रहना खतरे से खाली नहीं है। आप कोशिश करना राधा दीदी हमारे मकान में रहने लगे। बातें करते करते बस भी आ गई और थोड़ी देर रुककर चल पड़ी। राधा सभी से मिलकर अपने गांव की ओर चल पड़ी। पूरा साल बीत गया, बरसात आकर चली गई। राधा वहीं अपने मकान में डटी रही। ना जाने कितनी बार भीगी होगी। भूपी भाई ने उसे किशन का मकान खोलकर उसमें रहने को कहा, पर वह बात टालती रही। इसकी खबर किशन और सत्तो को लग चुकी थी। इस बार किशन को जरूरी काम आ गया, नहीं तो नहीं जा सका था गांव, इसलिए सत्तो, रोहित और मुन्नी को लेकर गांव पहुंच गई। राधा ने घर पहले से ही खोल रखा था। घर को देखकर लग नहीं रहा था कि यहाँ कोई रहता नहीं होगा। बच्चों को दिख गई राधा, लिपट गई उससे और पकड़ कर ले गए उसी के घर पर। आंटी देखो तो, आपका घर तो पहले से भी ज्यादा खराब हो गया, मुन्नी कहने लगी। कैसे रहती हो आंटी आप यहाँ? आप हमारे घर में क्यों नहीं रह लेते? बंदी तो रहता है। मम्मी पापा को कहते हुए मैंने सुना था, कह रहे थे आप वहाँ रह लोगी तो अच्छा लगेगा। और आते समय पापा तो मम्मी को कह रहे थे बंद घर जल्दी टूट जाता है। पता है आंटी, मम्मी ने पापा से क्या कहा? तुम भी यही चाहते हो ना कि दीदी हमारे घर पर आकर रहे? मम्मी की बात सुनकर पापा के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई थी, पर पापा बोले कुछ नहीं। आंटी, इस बार तो आपका सामान हम उस घर में रख कर ही जाएंगे। रोहित और मुन्नी, जिसे राधा ने शायद ही कभी बोलते हुए देखा, बोल पड़ा था। आज रोहित भी बहुत बकर बकर कर रहा था। राधा रोहित की बात को ध्यान से सुनती रही। कहने लगी, ठीक है रोहित, जैसा तुम कहोगे मैं कर लूंगी। अब तो रोहित को लेकर पहुंच गई थी सत्तो के पास राधा। रात भी गहराने लगी। खाना खाने के बाद फिर शुरू हो गया बातों का सिलसिला। राधा का दिल भी किशन के बारे में जानने को हो रहा था, तो सत्तो ने भी कर दी उसके दिल की बात पूरी। काफी देर तक किशन की बातें करती रही। राधा भी हाँ हूं करती रही। रोहित और मुन्नी तो दिन भर राधा आंटी को घेरे रहते। मुन्नी तो राधा के साथ खेतों में चली जाती थी, वहीं बच्चों के साथ खेलने में शामिल हो जाती। आज रात को तो बच्चों ने राधा आंटी को अपने घर में रोक ही लिया। बातें जो खत्म नहीं हो रही थी। बच्चे कहने लगे, आंटी आज तो मजा आ गया खेलने में। यहाँ गांव में बच्चे कैसे कैसे खेल खेलते हैं। शहर में तो बच्चों को कोई अकेले बाहर निकलने ही नहीं देता। फिर वहाँ कहाँ खेत और जंगल है। मैं तो कल भी खेतों में खेलने जाऊंगी। राधा कहने लगी, मुन्नी कौन सा खेल है जो तुम्हें इतना भा गया है? सत्तो पूछने लगी। बता मुन्नी मुझे भी। तो सत्तो से कहने लगी मुन्नी, मम्मी गुड़िया गुड्डी की शादी वाला खेल। मुझे तो बच्चों ने गुड़िया ही पकड़ा दी, फिर जो वो बोलते रहते मैं करती रहती। देख भाई, कल तू भी चलना, रोहित मजा आएगा। हाँ आंटी, आप भी तो खेलते रहे होंगे ना बचपन में, हमें अच्छे से बताओ। मुन्नी बोल पड़ी। रोहित भी अब कहाँ पीछे रहने वाला था, बोला, राधा आंटी हमें सिखा देंगी। राधा बन गई बच्चों के साथ बच्ची, कहानी सुनाने लगी। मुन्नी को गुड्डे गुड्डी वाली खेल की कहानी सुननी थी। जिद पकड़ ली थी। हार कर राधा ने कहानी शुरू कर दी। देर नहीं लगी बचपन में पहुंचने में। सुनाते सुनाते राधा की आंखें नम हो गई और मुन्नी और रोहित कहने लगे, आंटी बारातियों को दुल्हन का मजाक नहीं बनाना चाहिए था, पर दुल्हन वालों ने भी तो दूल्हे की मजाक बनाई थी। बात तो खत्म हो गई, फिर बारात बिना दुल्हन के क्यों लौटी? और फिर कभी हुई उनकी शादी? ना जाने कितने सवाल पूछ लिए रोहित ने। राधा कहने लगी, पता नहीं आगे क्या हुआ। कहते कहते राधा का गला भर आया। सत्तो को समझने में देर नहीं लगी। उसने भी बच्चों से कहानी पूरे होने की बात कह दी। कब और कैसे पूरा महीना बीत गया पता नहीं चला। कल सभी को फिर शहर वापस जाना था। सत्तो कहने लगी, दीदी मेरी तो आपसे प्रार्थना है, हम ना सही मुन्नी और रोहित को अपना समझकर इस घर में रहने आ जाओ। हमारे मकान में रहकर आप हम पर एहसान ही करोगी, वरना 2-4 साल में इसकी हालत क्या होगी आप भी जानती हैं। तो वह कहने लगी, राधा ठीक है,
मैं आपकी बात मान लेती हूँ, पर आप लोग वादा करो हर साल आप गांव आओगे। बच्चे कहने लगे, आंटी हम तो बिना कहे दौड़कर यहाँ आ जाएंगे। मेरा तो मन कर रहा है यहीं आसपास यहीं गांव में रहकर पढ़ाई करूं। तो राधा कहने लगी, रोहित की बात सुनकर न जाने कहाँ खो गई। राधा आ गई उनके मकान में रहने। पूरी रात बातों में निकल गई। सुबह सारे शहर के लिए निकल गए। राधा भी उन्हें जल्दी गांव आने को कहकर वापस गांव के लिए चल पड़ी। एक ऊंची सी पहाड़ी पर रुककर उनकी बस जो धूल उड़ाती आंखों से ओझल हो रही थी, राधा उनको शहर जाता हुआ देख रही थी। और जब तक वो उनकी आंखों से ओझल नहीं हो गए तब तक राधा उन्हें देखती रही। और जब वो उन्हें दिखाई देना बंद हो गए तो राधा भी वापस अपने गांव की ओर चल पड़ी। समय पंख लगाकर उड़ रहा था। कोई साल ऐसा नहीं रहा होगा जब सत्तो बच्चों के साथ गांव नहीं आई हो। हाँ, किशन व्यवस्था के कारण हर साल तो नहीं जा पाता था। अचानक ही सत्तो की तबीयत बिगड़ने लगी। भूख न लगना, थकान, कमजोरी, ब्लड प्रेशर की शिकायत होने लगी। डॉक्टर ने किडनी से संबंधित टेस्ट करवाने को कहा। बिना देरी किए सारे टेस्ट करवा दिए। रिपोर्ट भी आ गई। जानकर किशन टूट ही गया। सत्तो उसे दिलासा देती कि वो जल्दी ठीक हो जाएगी। लाख इलाज के बाद भी सत्तो की तबीयत सुधरने का नाम नहीं ले रही थी। उसकी दोनों किडनियों ने अब काम करना बंद कर दिया था। डॉक्टर ने किडनी ट्रांसप्लांट की सलाह दी। किशन और उसके दूसरे मित्रों ने अपनी किडनी देने की पेशकश कर दी, पर कुछ ना कुछ आड़े आ गया। खबर यह गांव में राधा तक भी पहुंच गई। जब राधा से नहीं रहा गया तो उससे रोहित को जल्दी से गांव भेजने का संदेशा भिजवाया। उसकी खबर सत्तो तक भी पहुंच गई। सत्तो कहने लगी, किशन दीदी ने जल्दी गांव आने को कहा है। जरूर कुछ बात है, वरना दीदी ऐसे कभी नहीं कहती। हॉस्पिटल के बेड पर लेटे लेटे सत्तो किशन से कह रही थी। किशन कहने लगा, तुम चिंता मत करो, बस अपना ध्यान रखो। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कोई डोनर मिल जाए और तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, फिर देख लेंगे क्या करना है। सत्तो कहने लगी, किशन जी देखो, हम तो यहाँ एक दूसरे के सहारे के लिए इतने हैं। राधा दीदी तो वहाँ अकेली है। कुछ तो परेशानी होगी जो उन्होंने गांव आने को कहा है, वरना इतने साल हो गए कभी नहीं कहा उन्होंने ऐसा। पिछले साल कितनी बीमार हुई थी, तब भी उन्होंने हमें नहीं बताया। मैं तो कहूंगी किशन जी कि रोहित को गांव भेज दो, और अगर उन्हें कोई परेशानी होगी तो रोहित उन्हें अपने साथ लेकर आ जाएगा। सत्तो ने इस बात पर थोड़ा जोर देकर कहा तो किशन की आंखों में राधा की तस्वीर उभर आई और वह भगवान से प्रार्थना करने लगा कि ये भगवान, राधा के साथ सब ठीक हो। रोहित को गांव भेज दिया गया। दूसरे ही दिन रोहित गांव पहुंच गया और राधा का हाल चाल पूछ लिए। राधा ने भी रोहित से उसकी माँ के बारे में पूछा, लेकिन रोहित ने ज्यादा कुछ नहीं बताया, क्योंकि रोहित की माँ सत्तो ने मना जो किया था। राधा बोल पड़ी, वाह रोहित बेटा वाह, सत्तो बीमार है और मुझे बताने को भी मना किया है, यही ना कि मैं दुखी ना हो जाऊं इसलिए। वैसे तो तुम मुझे अपना ही हिस्सा समझते हो, पर दुखी इस घड़ी में पराया क्यों बना दिया बेटा। रोहित भी राधा आंटी की बात चुपचाप सुनता रहा। अगले दिन राधा रोहित के साथ शहर आ गई। शहर पहुंचते ही उसने रोहित को सीधे सत्तो के पास हॉस्पिटल चलने को कहा। अब राधा सत्तो के पास हॉस्पिटल पहुंच गई और सत्तो के सिर को सहलाते हुए बोल पड़ी, वाह सत्तो वाह, बड़ी बहन भी कहती हो और मुझसे बातें भी छुपाती हो, ऐसे करती हैं कहीं छोटी बहन। कुछ देर बाद राधा सत्तो से मिलकर बाहर आ गई। किशन वहीं बाहर खड़ा था। किशन ने पूछ लिया राधा से, राधा सब ठीक है ना। राधा बोली, क्या ठीक है, सत्तो बीमार पड़ी है। तुमने तो इतनी भी जरूरत नहीं समझी कि सत्तो की खबर मुझे दे देते। अरे वैसे तो बिना जताई सब कह जाते हो कि मैं भी तुम लोगों का ही हिस्सा हूं, पर यहाँ तो मुझे तुम लोगों ने भुला दिया।
किशन, मुझे तो ज्यादा तो पता नहीं, पर मुझे खबर लग गई थी कि सत्तो की दोनों किडनी खराब हो चुकी हैं और उसको जिंदा रखने के लिए उसकी कम से कम एक किडनी तो बदलनी होगी। आप लोगों ने काफी कोशिश की, पर आप लोग उसे किडनी नहीं दे पाए। अब बिना देर किए मुझे कहो, मैंने क्या करना है? भगवान ने राधा की सुन ली। सब ठीक ठाक रहा। जल्दी ही किडनी का ट्रांसप्लांट होना था। सारी औपचारिकताएं पूरी कर ली। राधा को दाखिल कर दिया और इंतजार होने लगा ऑपरेशन का। सत्तो कहने लगी, किशन, मुझे आप एक वचन दो कि अगर मुझे कुछ हो जाता है तो आप राधा दीदी का ख्याल रखोगे। हमारे बच्चे भी दीदी को उतना ही चाहते हैं जितना मुझे। उसे किसी बात की कमी मत होने देना। किशन चुपचाप सत्तो की बातें सुनता रहा। ऑपरेशन सफल हो गया था। कुछ दिनों बाद दोनों की हॉस्पिटल से छुट्टी भी हो गई। राधा को भी शहर में रोकने की लाख कोशिश की गई, पर वह कुछ दिन स्वास्थ्य लाभ के बाद गांव को चल दी। और 3 साल बाद राधा का स्वास्थ्य धीरे धीरे गिरने लगा। जब भी सत्तो और किशन गांव आते, उनकी कोशिश रहती कि वो राधा के गिरते स्वास्थ्य का पता न लगे। राधा उनसे बहुत छुपाती, क्योंकि वह उन्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। पर कब तक छुपाती? इन छुट्टियों में तो राधा से चला तक नहीं जा रहा था। नहीं मानी सत्तो इलाज के लिए अपने साथ शहर ले आई राधा को। हॉस्पिटल में दाखिल करवाकर सारी जांचें करवाई। डॉक्टर ने मरीज के खान पान और एक किडनी वाले मरीज के लिए अपनाने वाली हिदायती दे दी। इलाज से राधा की तबीयत में सुधार होने लगा। कुछ दिन बाद राधा ने गांव वापस जाने की बात कह दी। किशन और सत्तो को पता था राधा गांव में अपनी देखभाल नहीं कर पाएगी। उन्होंने राधा को वहीं उनके पास रुकने को कहा, पर राधा नहीं मानी। यह कहकर राधा को गांव भेजने को सत्तो और किशन तैयार हो गए। अगर उसे कोई परेशानी हुई तो वह उनके पास आ जाएगी। आज राधा जो छुटकी थी और रोहित के साथ बातों में खोई हुई थी। रोहित और छुटकी को उसे आंटी कहना अच्छा नहीं लगता था। कई दिनों से सोच रही थी, पर आज तो राधा बोल ही पड़ी। बोली, देखो रोहित और छुटकी, तुम मुझे ना बड़ी माँ कहकर नहीं बुला सकते? तो वो बोले, आप मम्मी की तरह ही तो हमें प्यार करती हो आंटी। अब तो हम आपको बड़ी माँ कहकर ही बुलाएंगे। रोहित ने भी कह दिया। 2 दिन बाद राधा रोहित के साथ गांव के लिए चल पड़ी और धीरे धीरे 5 साल का समय बीत गया। गांव में राधा का स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता था, पर उसने इसका एहसास कभी किशन और सत्तो को नहीं होने दिया। अचानक एक दिन किशन को राधा की तबीयत बिगड़ने की खबर मिल गई और किशन बिना देरी किए सत्तो को लेकर गांव के लिए चल पड़े। गांव पहुंच गए। राधा की हालत देखकर सत्तो अपने आंसू नहीं रोक पाई और लिपट गई राधा से। राधा में बोलने की भी ताकत नहीं रही थी। इशारों में सत्तो को राधा ने रोने को मना करने लगी और पूछ लिया रोहित और छोटी के बारे में। किशन की तरफ देखकर उसे भी दुखी ना होने को कहा और कोशिश करके लड़खड़ाती जुबान में बोल ही पड़ी, सत्तो, मेरे प्राण तुम्हारे इंतजार में अटके हुए हैं। अब मैं चैन से मर सकूंगी। सत्तो, तू जरूर पहले जन्म में जरूर मेरी सगी बहन रही होगी, तभी तो तुमने मेरी इतनी सेवा की। फिर किशन की ओर देखकर कुछ कहना चाहती थी राधा, पर कह नहीं पाई। सत्तो उसे दिलासा देती रही कि जल्दी उसे हॉस्पिटल ले जाएंगे और वो जल्दी से फिर ठीक हो जाएगी। राधा ने मुश्किल से अपने तकिए के नीचे से चाबी निकाली और पास में रखे संदूक की तरफ इशारा करते हुए चाबी सत्तो की हथेली पर रख दी। यह देखकर सत्तो भावुक हो गई और उसकी आंखों से आंसू निकल आए। अब राधा का हाथ सत्तो के हाथ से कब छिटक गया कुछ पता नहीं चला और राधा के निधन की खबर सुनकर गांव वाले भी इकट्ठा हो गए। किशन के आंसू भी रुक रहे थे। किशन ने राधा का अंतिम संस्कार
विधि विधान से निभाया। आज गांव के लोग भी घर पर ही आए हुए थे। कोई राधा की तारीफ करता तो कोई किशन और सत्तो की। भूपी जो किशन के पास बैठा था बताने लगा कि उसने राधा दीदी को इलाज के लिए तुम्हारे पास पहुंचाने को कहा, पर दीदी नहीं मानी। बोल रही थी अब इलाज से कुछ नहीं होने वाला, बेकार में उन्हें क्यों परेशान करूं। तो किशन कहने लगा, रोने लगा, भूपी ले आता राधा को इलाज के लिए, या हमें भी तो खबर कर देता। क्यों मानी तुमने राधा की बात। और किशन अपने आंसुओं को जो रोक नहीं पा रहा था। किशन ने राधा का जो कार्य रीति रिवाज से निभाया। आज दोनों कमरे में बैठे थे, सत्तो और किशन। कल उन्हें वापस जाना था। सत्तो ने दीदी का बक्सा खोल दिया। बक्से के ऊपर 2 चिट्ठियां रखी थी। वे दोनों चिट्ठी निकालकर पढ़ने लगी। उसमें लिखा था, किशन और सत्तो सदा सुखी रहो, रोहित और छुटकी को प्यार। मुझे लग रहा है अब मैं ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाऊंगी। आप लोगों ने मेरी कितनी सेवा की है मैं ही जानती हूँ। तुम दोनों कितना सोचते थे मेरे बारे में, पर कभी जाहिर नहीं होने देते थे। क्या मैं नहीं जानती थी कि तुमने गांव के मकान की मरम्मत मेरे लिए ही करवाई, वरना तुम्हें इसकी जरूरत भी क्या थी। हर साल मेरे लिए गांव आते थे। हाँ, आखिरी दिनों में मैं अपनी बीमारी की खबर तुम तक नहीं पहुंचा पाई, इसके लिए मुझे माफ कर देना। तुम दोनों एक दूसरे का ख्याल रखना, बच्चों का ध्यान रखना। हाँ, मेरी बड़ी इच्छा है रोहित और छुटकी की शादी में शामिल होकर उन्हें आशीर्वाद दूं। और मैंने जो उनके लिए एक गुलबंद और कंगन संदूक में रखे हैं, उन्हें अपने पास रख लेना। और जब रोहित के लिए बहू देखने जाओगे तो वह गुलबंद उसकी होने वाली बहू को पहना देना। यह गुलबंद मेरी दादी का है और मेरे दादाजी ने मेरी माँ को दिया था जब वो मेरे बाबा का रिश्ता करने गए थे। कंगन मेरी नानी की निशानी है। ये मेरी छुटकी को देना कि ये तेरी बड़ी माँ ने तेरे लिए दिए हैं और वो इन्हें अपनी शादी पर जरूर पहने। तुम्हारी राधा। चिट्ठी पढ़ते पढ़ते सत्तो फबक फबक कर रो पड़ी। किशन का भी वही हाल था। 2 दिन बाद किशन और सत्तो शहर चले गए। 1 महीने से ऊपर हो गया था राधा को इस दुनिया से गए हुए। किशन और सत्तो को एक ही बात परेशान करती थी। अगर दीदी ने उन्हें अपनी बीमारी के बारे में बताया होता तो वो उसे इलाज के लिए अपने साथ ले आते। दीदी आज उनके साथ होती। किशन अभी भी अपने दिल की बातें न जाने क्यों दिल में ही दबा कर बैठा था। सत्तो किशन के मनोभावों को खूब पढ़ चुकी थी। किशन जो अपराध बोध अभी भी दिल में पाले हुए था, उससे किशन को मुक्ति दिलाना चाहती थी। उसे मालूम था कि दीदी की हालत के लिए किशन ही सबसे ज्यादा जिम्मेदार है, पर अब कर भी क्या सकते थे। सत्तो कहने लगी, किशन, दीदी के साथ जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ। बहुत दुख झेले थे राधा दीदी ने। उन्होंने जिंदगी में और अपना बड़प्पन तो देखो उनका। उन्होंने अपना त्याग करने का स्वभाव भी नहीं छोड़ा। इसी उम्मीद में बोल पड़ी कि किशन कुछ बोले। सत्तो ने कहा। किशन था कि सिर्फ हाँ हूं करता रहा। सत्तो कहने लगी, किशन, मेरी समझ में अभी तक नहीं आया। तुम हमेशा चाहते थे कि दीदी के बारे में बात करने से बचते रहे। मैं तो पहले ही दिन समझ गई थी जब तुम दीदी से मिले थे, और सोच में पड़ गई थी क्या तुम एक दूसरे को जो जानते नहीं होंगे, जो 2 शब्द में उनसे नहीं बोल सकते थे। किशन, सत्तो कहने लगी, मैंने तो दीदी की चिट्ठी जो उन्होंने तुम्हारे लिए लिखी थी तभी पढ़ ली थी जब हम पहली बार गांव गए थे। किशन को सारी बात बताकर उसे जो सत्तो ने चिट्ठी पकड़ा दी। चिट्ठी पढ़ते ही किशन बच्चों की तरह फबक फबक कर रो पड़ा। सत्तो कहने लगी, किशन, अब पता लगा राधा दीदी और तुम एक दूसरे को कितना चाहते थे। कितनी बार अपने माथे की चोट पर जो लगी है उसका जिक्र करते थे। पूछने पर कुछ ना कुछ कहकर बात टाल देते थे। बचपन में राधा दीदी की गुड़िया का नाम छुटकी था, तभी तो बेटी का नाम भी वही रखा।
मैं नहीं चाहती थी। तुम सुनकर कितना खुश हुए थे कि दीदी ने हमारे घर में रहने के लिए हाँ कर दी है। तुम इतने सालों से गांव क्यों नहीं गए वो मैं जानती हूँ। कैसे राजी हो गए मकान की मरम्मत के लिए? पता लग गया था ना दीदी का मकान टूटने वाला है। अच्छा किया तुमने किशन। सच बताऊं, जब दीदी के नाम से तुम्हारे चेहरे पर खुशी देखती थी तो मुझे कितनी खुशी होती थी मैं ही जानती हूँ। क्या सोचते थे मुझे पता लगेगा तो मैं बुरा मान जाऊंगी? किशन, तुमने कोई पाप नहीं किया था पर गलती जरूर की। जब दीदी से मिलने ही गए थे तो मिलकर ही आते। अरे वो तो औरत थी, तुम तो आदमी थे। तुमने तो आसानी से अपनी सुविधा का रास्ता चुन लिया। बेचारी दीदी को तो पहले ही बता दिया था कि तुम्हारी शादी होने वाली है, जबकि दूर दूर तक हमारे रिश्ते की बात भी नहीं हुई थी। चलो अब तो अपराध बोध को अपने दिल से निकाल दो किशन। किशन कहने लगा, सत्तो, जो भी तुमने कहा सब सच्ची कहा है। मैं राधा की हालत के लिए जिम्मेदार था। मैं बस प्यार को याद करने तक ही समझता रहा। सच में मैं बहुत कायर था सत्तो। किशन के आंसू पहुंचते हुए सत्तो बोल पड़ी, किशन, कब तक अपने आप को दोषी मानते रहोगे? दीदी तुम्हें स्वर्ग से देख रही होगी, कितना दुखी हो रही होगी तुम्हें दुखी देखकर। किशन मनी मन राधा के त्याग के साथ साथ सत्तो के बड़े दिल के बारे में सोचता रहा। दोस्तों, जो राधा तो अपना त्याग करके जो स्वर्ग सिधार गई, अब किशन और सत्तो राधा को याद करते और खुशी से अपना जीवन गुजारने लगे। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। राधे राधे।